हीरो एक छोटा लड़का था जो फैंटेसी वर्ल्ड में पैदा हुआ था। उसके चेहरे पर हीरो का स्कार था जो बेहद रेयर माना जाता था। यह स्कार उसे एक होली नाइट ने दिया था, लेकिन इसके बदले उसे अपनी आईसाइट हमेशा के लिए खोनी पड़ी। हीरो को कभी पता ही नहीं चला कि देखना क्या होता है। वो अक्सर अपने पेरेंट्स से पूछता कि देखना कैसा लगता है। उसके फादर कहते कि देखना मतलब कलर्स को परसीव करना, गॉड की बनाई सारी ब्यूटीफुल चीजें देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम बिग गॉड बैडीज ढूंढना चाहो। दूसरी तरफ उसकी मदर कहती कि आइज खोना कुछ भी नहीं उसके हीरो के स्कार के मुकाबले में। ये स्मॉल प्राइस टू पे है। हीरो अक्सर हाउस होल्ड की मेड से सुनता कि वो ब्लाइंड होने पर पिटी करती हैं। इससे हीरो को इरिटेशन होती। वो तो बस अपनी एज का नॉर्मल बॉय ट्रीट होना चाहता था। जल्द ही उसे मैजिक इंस्ट्रक्टर दिया गया। हीरो को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि ब्लाइंड पर्सन को मैजिक का क्या फायदा। एक मेड उसे न्यू मैजिक ट्यूटर के रूम की तरफ ले जाती है। हीरो मेड से पूछता है कि अगर वो खुद वॉक तो नहीं कर पाता, हमेशा हैंड होल्ड की जरूरत है, तो मैजिक सीखने का पॉइंट क्या। मेड उसकी फ्रस्ट्रेशन समझती है और कहती है कि उसके फॉरहेड पर वाटर क्रेस्ट है बर्थ से, मतलब उसके पास वाटर मैजिक के लिए बहुत मैजिकल एफिनिटी है। अगर वो मैजिक सीख ले तो वर्ल्ड और खुद के लिए वंडर्स कर सकता है। हीरो को ये अग्री नहीं होता, लेकिन आर्ग्यू नहीं करता। मेड डोर खोलती है जहां न्यू ट्यूटर जेन वेट कर रही थी। ब्लू हेयर्ड नर्ड बैडी जेन हीरो को वार्मली ग्रीट करती है और इंट्रोड्यूस हरसेल्फ करती है। फिर फर्स्ट लेसन शुरू हो जाता है। लेसन हीरो के लिए प्रिटी इजी निकलता है। वो सिंपल स्पेल से अपना स्टाफ वेट कर देता है। जेन उसके टैलेंट्स की प्रेज करती है। हीरो पूछता है कि मैजिक से उसने क्या किया। जेन एक्सप्लेन करती है कि सिंपल मैजिक स्पेल से वाटर का ब्लॉब प्रोड्यूस हुआ, साइज आईबॉल जितना। अचानक हीरो को रियलाइजेशन हिट होता है। वो अपनी आईज ग्रैब करता है। इससे जेन डर जाती है। वो सोचती है कि हीरो उन वोक स्नोफ्लेक्स में से एक है जो जोक सहन नहीं कर पाते और ऑफेंडेड हो जाते हैं। लेकिन हीरो चिल्लाता है कि अगर आईबॉल साइज का वाटर ब्लॉब बना सकता है तो अपना सेट ऑफ आईज भी क्रिएट कर सकता है। ये दोनों चीजें कैसे कनेक्ट हुई ये मिस्ट्री है, लेकिन एनिमे लॉजिक से आर्ग्यू नहीं कर सकते। कुछ टाइम पास हो जाता है। अब हीरो उतना ईमो नहीं रहा। वो डिफरेंट थिंग्स फील करने और फूड के सेंट से इंट्रीग्ड हो गया है। वो लेटस चबा रहा है, लेकिन पता नहीं क्या है। मेड हैप्पीली सब बताती है और कहती है कि फूड बनाना पहले से रिवॉर्डिंग लगता है। वो उसके फेस पर ब्लूबेरीज रब करती है ताकि सेंसेस समझ आए। लेकिन टीचर आ जाती है तो हीरो को लीव करना पड़ता है। उसकी ट्यूटर फ्लोरा टोटल मॉमी है। वो पूछती है कि आज क्या स्टडी करना चाहते हो। हीरो कहता है कि हिस्ट्री पढ़ना है, होली नाइट ह्यूग की स्टोरी। फ्लोरा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि हीरो ब्लाइंड ही ह्यूग की वजह से है, लेकिन मेड गो अहेड देती है। फ्लोरा हीरो को कहती है कि अगर ओवरवेल्म्ड या अनकंफर्टेबल फील हो तो बताना। हीरो कहता है कि वरी मत करो, वो सब लर्न करना चाहता है। फिर वो अपनी वर्ल्ड की हिस्ट्री लर्न करता है। डीमंस और ह्यूमंस के बीच फाइट हो रही थी। ह्यूमंस के लिए बैडली जा रही थी। थैंकफुली ह्यूमैनिटी की साइड से हीरो इमर्ज हुआ, ह्यू द होली नाइट। वो डीमन किंग की टिरनी खत्म कर पीस लाया, लेकिन डीमन किंग ने कर्स किया ह्यू को। तब से हर जनरेशन में उसके ब्लड लाइन के लोग रैंडमली कुछ मिसिंग के साथ बोर्न होते हैं। कुछ बिना लेग, कुछ बिना टीथ, कुछ बिना आईज। एवर सिंस ह्यूमंस उन्हें हीरो की रीइंकार्नेशंस कहते हैं क्योंकि स्कार है। हीरो इस आइडियोलॉजी से अग्री नहीं करता। वो सोचता है कि वो ह्यूग का रीइंकार्नेशन नहीं, अपना पर्सन है। उसकी मैजिकल एबिलिटीज भी अपनी हैं, किसी डेड हीरो की लोन नहीं। वो डेली मैजिक प्रैक्टिस करता है, बेटर होता जाता है, होपिंग वन डे अपना पर्सनल सेट ऑफ आईज क्रिएट कर ले। लेकिन प्राइस है, प्रैक्टिस से माना और स्टैमिना खर्च होता है। वो ग्राउंड पर गिर जाता है। मेड उसे बैक इनसाइड कैरी करती है। हीरो एग्जैस्पिरेटेड हो जाता है कि इस रेट से आइस पाने में फॉरएवर लगेगा अगर स्टैमिना इंक्रीज ना हो। मेड कहती है कि वो अभी 7 साल का है, बल्क अप करना पड़ेगा स्ट्रांग होने के लिए। हीरो कहता है कि डिफरेंट वे ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि बेसिक स्पेल से ही पास आउट हो जाता है। मेड आई को कहती है कि गियर लगा दो, जैसे सैम सल्क को सोर्ड ट्रेनिंग से स्ट्रांग हो जाएगा। हीरो अग्री करता है। एको इमीडिएटली गुड सोर्ड मास्टर ढूंढने निकल जाती है। नेक्स्ट डे ओल्ड सोर्ड्स मास्टर ओरूरू मिल जाता है जो ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। पहले डे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। जेन भी मैजिक लेसन के लिए अराइव हो जाती है।
जेन सरप्राइज होती है हार्ड वर्क देखकर, ब्रेक चाहे, लेकिन हीरो सोड डाउन कर वॉन्ड रेडी कर लेता है नेक्स्ट लेसन के लिए। जेन को शक है कि उसके पास कितना स्टेमिना बचा होगा, तो वो चेक करती है कि पिछली लेसन क्या रिटेन किया है। हीरो स्पेल चैंट करता है, लेकिन एक वाटर बॉल की बजाय 10 परफेक्ट क्लियर वाटर बॉल्स प्रोड्यूस कर देता है। जेन हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी कैसे मास्टर कर लिया। सोचती है कि यह लड़का डेफिनेटली बिल्ट डिफरेंट है। उस दोपहर हीरो को रॉयल कैपिटल से विजिटर मिलता है, जो खुद प्रिंसेस मिरिए है। हीरो के जन्म से ही वो उससे बेट्रोथ है, क्योंकि हीरो नोबल फैमिली से है और हीरो का निशान लिए हुए है, जो बड़ी बात है। लेकिन उसे हीरो पसंद नहीं था। आखिरी बार जब वो मिली थी तो हीरो हमेशा मूडी रहता था, उसके साथ कोई गेम्स नहीं खेलता। उस दिन से वो डरने लगी कि शायद बाकी जिंदगी एक ब्रूडी मूफो के साथ काटनी पड़े। सरप्राइज, इस बार वो देखती है तो हीरो बिल्कुल चेंज्ड लगता है। वो गर्मजोशी से मुस्कुराता है और वेलकम करता है। वो तुरंत पूछती है कि क्या हुआ, आज तो अलग लग रहे हो। हीरो कहता है कि वो मैजिक से प्यार हो गया और जिंदगी में नया पर्पस मिल गया। फिर वो माफी मांगता है कि पहले मीटिंग्स में अटेंशन नहीं दिया। कहता है कि उसके पास नई डेवलपमेंट्स के बारे में बहुत कुछ बताना है और तुरंत उसके सामने वाटर बॉल प्रोड्यूस कर देता है। वो एक्साइटेड हो जाती है और इम्प्रेस्ड भी, लेकिन हीरो उसे और राइज करता है। वाटर बॉल से रेनबो क्रिएट करता है, जो टोटल हिट साबित होता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और गार्डन घुमाता है। दोनों अपनी अपनी लाइफ की स्टोरीज शेयर करते हैं। जल्द ही सूरज ढलने लगता है। उसे कैरेज में वापस कैपिटल जाना पड़ता है। अगले दिन वो फ्लोरा से कहता है कि वो जेंटलमैन की सारी मैनरिज्म सीखना चाहता है ताकि बेहतर पार्टनर बने। फ्लोरा भी उसके थॉटफुलनेस से इम्प्रेस्ड हो जाती है। नोबल को आने वाली सारी कर्टसी सिखाने लगती है। लेसन के बाद जेन आती है। हीरो के डिमीनर में चेंज देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो फॉर्मल ग्रीटिंग देता है और अब तक की सबके लिए थैंक यू कहता है। जेन बेसिक स्पेल्स से प्रमोट करती है। कहती है कि अब कॉम्प्लेक्स स्पेल्स सीख सकते हैं, जिनमें स्पेल के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में सोचना पड़ेगा, जैसे विस्कोसिटी, कलर, टेम्परेचर चेंज करना और मिलियन तरीकों से यूज करना। वो 2 वाटर बॉल्स प्रोड्यूस करती है और छूने को कहती है। शेप्स तो फेमिलियर हैं। हीरो तुरंत पकड़ लेता है। एक वार्म है, दूसरा कोल्ड। जेन कहती है कि ऐसे अल्टरेशंस एक मैजिशियन को दूसरे से अलग करते हैं। हीरो कॉन्सेप्ट समझ जाता है। एक वाटर बॉल प्रोड्यूस करता है, जो उसके सामने के कप में गिर जाता है। फिर एको से सिप लेने को कहता है। वो कंफ्यूज्ड होती है, लेकिन पी लेती है। टेस्ट करते ही एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो कहती है कि वाटर का टेस्ट एप्पल जूस जैसा है। जेन एकदम स्मैश्ड हो जाती है। सोचती है कि उसे एक रात जागकर नया कुछ सिखाने का आइडिया आया था, लेकिन हीरो तुरंत मास्टर कर गया। उस रात हीरो बेड पर जागता रहता है, एक ग्रीन और एक रेड एप्पल पकड़े हुए। सोचता है कि टेस्ट और सेंट कैसे समझें, लेकिन कलर क्या है इसका अभी भी अंदाजा नहीं। जब तक न समझ ले फाइनल अल्टरेशंस नहीं कर पाएगा, आंखें तो दूर की बात। अगले दिन ब्रेकफास्ट पर बैठा हीरो अंदर कुछ चेंज फील करता है। एको से कहता है कि मिल्क टी चाहिए, लेकिन मिल्क बिना। एको सोचती है कि यह स्ट्यूपिड है, लेकिन डिसेबल्ड को मजाक नहीं उड़ाना, तो वाटर मंगाती है। हीरो एयर में वाटर बॉल प्रोड्यूस करता है और भेज देता है। तभी रियलाइज करता है कि जिंदगी भर अलग अलग चीजें फील की हैं। क्या यही सब कलर्स हैं जो बाकी लोग कहते हैं? वो एक ग्रीन एप्पल उठाता है और पूछता है कि ये रेड है। एको सोचती है कि पागल हो गया। कहती है कि ग्रीन है, रेड नहीं। फिर दूसरा एप्पल उठाकर पूछता है कि ये रेड है। एको कहती है कि हां। तभी हीरो सरप्राइज करता है। कहता है कि बास्केट में 3 रेड और 2 ग्रीन एप्पल्स हैं। एको शॉक्ड। हीरो कहता है कि टच से अलग अलग फील करता है। सोचता है कि हर कलर फिंगर से कैसा फील होता है पता कर लेगा। यह बड़ा इंप्रूवमेंट है। एको तुरंत उसके पिता को बताने भागती है। पिता पूछता है कि क्या बुक्स पढ़ सकता है। एको कहती है कि इंक का कलर ट्रेस करके पढ़ सकता है। अगली सुबह हीरो फिर मैजिक प्रैक्टिस करता है। एक बड़ा रेड कलर्ड वाटर बॉल समन करता है। कहता है कि बड़ा बनाओ तो कलर बेहतर सेंस होता है। तभी मां पुकारती है, जो कंसंट्रेशन ब्रेक कर देता है। वाटर बॉल गिर जाता है और दोनों पर रेड लिक्विड छिटक जाता है। मां को लगता है कि बेटा खून से लथपथ है। वो बेहोश हो जाती है। हीरो कंफ्यूज्ड। एको बताती है कि ब्लड भी रेड कलर का होता है, इसलिए डर गई। इधर जेन दूर से देख रही है।
सोचती है कि हीरो के फीट्स उसके देखे से परे हैं। क्या यह लड़का दुनिया का सबसे प्राइज्ड टाइटल पा सकता है और सेरुलियन विजर्ड बन सकता है? कुछ दिन बीतते हैं। अब हीरो हाइड्रोमैंसी के बारे में स्टडी करने लगता है, हॉराइजन्स बढ़ाने की कोशिश में। लेकिन एको को हाइड्रोमैंसी समझ नहीं आती, तो वो सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करता है कि हाइड्रोमैंसी मतलब बाउल में वाटर यूज करके फ्यूचर बताना या मिसिंग चीज ढूंढना। एको तुरंत पूछती है कि क्या उसके लिए ग्रूम ढूंढ सकता है। हीरो कहता है कि चिंता मत करो, वो जवान और खूबसूरत है। ढेर सारे मर्द उसका हाथ मांगेंगे। अगर वो नोबल ना होता और प्रिंसेस से बेट्रोथ ना होता तो खुद ही शादी कर लेता। दोनों हंस पड़ते हैं। एको याद दिलाती है कि वो 10 साल बड़ी है। हीरो कहता है कि उम्र तो नंबर है उसके लिए। तभी फ्लोरा लेसन के लिए आ जाती है। टेस्ट लेती है जिसमें हीरो फ्लाइंग कलर्स से पास हो जाता है। सारे आंसर्स डीप, पॉलिटिकली करेक्ट और इंस्टाग्राम पर कैंसिल ना होने वाले। वो सोचता है कि फ्लोरा ने सब कुछ सिखा दिया इस लेवल पर। चिंता होती है कि कहीं वो लड़कियों को रिलेशनशिप रन करने ना सिखा दे। तभी हीरो उसे टी चढ़ाता है और फ्लर्ट करने लगता है। फ्लोरा सोचती है कि कहीं मी टू मूवमेंट में न फंस जाए, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा है। पहले उदास रहता था, अब एंजॉय कर रहा है। उस रात एको हीरो से कहती है कि तैयार हो जाओ, उसके लॉर्ड फादर मिलना चाहते हैं, मैंशन में बुलाया है। हीरो जल्दी तैयार हो जाता है। दोनों ठंडी रात में निकलते हैं। एको के हाथ में टॉर्च है। वो ठंड से शिकायत करती है। हीरो कुछ करता है। मैजिक से 2 बड़े वाटर ब्लॉब्स प्रोड्यूस करता है। सरप्राइज, वाटर वार्म और सॉफ्ट है। एको चेहरे से लगाती है, कहती है कि ऐसे बेड में सोना चाहूंगी। हीरो कहता है कि यह प्रोटोटाइप है, जल्द और प्रोडक्ट्स लाएंगे। फिर एको से पूछता है कि क्या हाल के दिनों में कुछ गलत किया? क्या पिता गुस्से में बुला रहे हैं? याद आता है आखिरी इवेंट जब रेड वाटर बॉल से मां बेहोश हो गई थी और डैड गुस्सा हुए थे। एको कहती है कि चिंता मत करो, सब परफेक्ट कर रहा है, गुस्सा होने का कोई रीजन नहीं। जल्द मैंशन पहुंचते हैं। गर्मी के लिए अंदर घुसते हैं। हाउस बटलर और बड़ा भाई वेलकम करता है। हीरो को बड़ा भाई देखकर खुशी होती है। वो कम मिलता है, लेकिन भाई कहता है कि टाइम कम है, पेरेंट्स सोलर में वेटिंग कर रहे हैं। बड़ा भाई उन्हें रूम की ओर ले जाता है। रास्ते में पूछता है कि हाथ थाम लो गाइड के लिए, लेकिन हीरो कहता है कि चिंता मत करो, अब एनवायरनमेंट बेहतर सेंस करता है, मैन्यूवर करने में दिक्कत नहीं। भाई सोचता है कि पहले इमो स्टेट में हमेशा हाथ थामना पड़ता था, यहां तक कि घर में भी। कितना चेंज आ गया छोटे से टाइम में। उसे बेस्ट विश करता है। जल्द सोलर पर नॉक करते हैं और अंदर जाते हैं। फादर कहता है कि मिस फ्लोरा का क्लेम है कि नोबल चाइल्ड को सब सिखा दिया, आगे फॉर्मल स्कूल जरूरी है। हीरो कहता है कि स्कूल नहीं जाना, अपनी डिसेबिलिटी से क्लासमेट्स या टीचर्स को प्रॉब्लम ना हो। उसके पास अपने प्लान्स हैं, रोड डिसाइड कर लिया है, स्कूल इन्वॉल्व नहीं। फादर हंस पड़ता है, कहता है कि फॉर्मल एजुकेशन नॉर्मीज के लिए है, लेकिन लॉ से नोबल्स के लिए मैंडेटरी है। तो किंग से फेवर मांगा और कुनो के लिए एक्सेप्शन बनवाया। हीरो कहता है कि नेपोटिज्म की खुशबू आ रही है। फादर कहता है कि शटअप और जो मिल रहा है लो, ज्यादा वॉक मत बनो। फिर असली क्वेश्चन पर आता है, पॉकेट मनी की बात करता है। हीरो कहता है कि रेस डिजर्व करता हूं, इतनी हार्ड वर्क कर रहा हूं। लेकिन फादर कैपिटलिस्ट पिग की तरह रिजेक्ट करता है। कहता है कि अगली बार गार्डन ब्लड इंसिडेंट जैसा स्टंट किया तो 6 महीने पॉकेट मनी कट। मां टॉपिक चेंज करती है। फादर याद करता है कि असल में क्यों बुलाया। स्कूल ड्रॉप करने से एग्री, लेकिन प्रिंसेस मेरी के फ्यूचर के बारे में सोचो। नोबल्स की अपब्रिंगिंग में स्कूलिंग इंपॉर्टेंट है। वो रिडिक्यूल का सामना कर सकती है कि हस्बैंड प्रॉपर स्कूल्ड नहीं। सरप्राइजली हीरो समझ जाता है, कहता है कि हैसल होगा, लेकिन प्रिंसेस को उसके लिए रिडिक्यूल नहीं झेलने दूंगा। फादर कहता है कि चिंता मत करो, नेपोटिज्म और करप्शन से सिर्फ 5 बार जाना है, फाइनल एडवांस लेवल एग्जाम देकर पास हो जाओ। ये विन विन है हीरो को। वो एग्री करता है। बड़ा भाई कहता है कि अकेला नहीं, वो और प्रिंसेस मेरी भी सेम एग्जाम देंगे, सब साथ ग्रेजुएट हो जाएंगे। मां एक्साइटेड हो जाती है कि बेटा स्कूल जाएगा। तुरंत एको को बुलाती है। कोट और क्लोथ्स के लिए मेजरमेंट्स लेने हैं। जाने से पहले फादर एको को वापस बुलाता है। कहता है कि स्कूल में कुछ नोबल्स जो उनसे हेट करते हैं, हीरो और प्रिंसेस मिरिए को अप्रोच कर सकते हैं। उसका जॉब है कि कुछ गलत ना हो। एको कहती है कि चिंता मत करो, हमेशा साथ रहूंगी, छोटे भाई को सेफ रखूंगी। नेक्स्ट टाइम प्रिंसेस मिरिए आती है,
एक्साइटेड कि हीरो उसके साथ स्कूल जाएगा। कहती है कि चिंता मत करो, वो घुमाएगी और सब दिखाएगी। हीरो सोचता है कि उसके प्यार करने वाले दूसरे नोबल्स को जलन हो सकती है, लेकिन मिरी कहती है कि ऐसा नहीं होगा। हीरो पूछता है कि तो स्कूल में पॉपुलर नहीं हो? वो कहती है कि बिल्कुल पॉपुलर हूं, प्रिंसेस होने की वजह से से कम 5 लड़के कोर्ट करने को बेताब हैं। हीरो सोचता है कि यह प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, तो सेल्फ डिफेंस के लिए अलग मैजिक स्टाफ ले लेता है। फाइनली डिपार्चर का दिन आता है। हीरो एको के साथ तैयार होता है, लेकिन सबका फोकस हीरो पर। नया केप और केन के साथ डैशिंग लग रहा है। वो कुछ पोजेस मारता है, फिर कैरेज में चढ़ता है, फिर वाटर मैजिक से वैगन के पहियों पर थिन लेयर चढ़ा देता है ताकि स्टेबल और कम बम्पी हो। एको इम्प्रेस्ड। हीरो खुश कि उसके मैजिकल स्किल्स का रियल लाइफ यूज है, जेंडर स्टडीज या एंथ्रोपोलॉजी डिग्री की तरह नहीं। भाई पुराने दिनों को याद करता है जब हीरो ग्लूमी इमो किड था। एको का ध्यान न भटका तो गिर गया और छोटा बच्चा बनकर रोने लगा। कुन्नो उसे कहता है कि चिंता मत करो, वो अब वो इंसान नहीं रहा और इतना मजबूत हो गया है कि पूरी मानवता को पीछे छोड़ सकता है। इक्शियो को थोड़ी चिंता होने लगती है क्योंकि उसका छोटा सा नाक नक्शा भाई अब हीरो के पुनर्जन्म की बजाय डेमन किंग जैसी बातें करने लगा है। लेकिन जैसे ही वो अकादमी पहुंचते हैं, वो अपने विचारों को साइड रख देता है। कुनो बाहर इंतजार करती मेरी को देखता है और तुरंत उसके साथ फ्लर्टिंग शुरू कर देता है, जबकि उसका बड़ा भाई असहज खड़ा रह जाता है। कुन्नो को नई परिस्थितियों से थोड़ा ओवरवेलम फील होता है क्योंकि वो हजारों आवाजें सुन सकता है और स्कूल के अंदर सैकड़ों स्टूडेंट्स की मौजूदगी महसूस कर रहा है। वो सोचता है कि उसका पुराना वाला खुद तो इससे सिकुड़ जाता, लेकिन अब मैजिक ने उसे कॉन्फिडेंस दिया है, तो वो मेरी का हाथ पकड़कर अकादमी में घुस जाता है। वो तुरंत लड़कियों का फेवरेट बन जाता है। वो कहती हैं कि ये नया लड़का स्टोरीज के प्रिंस से ज्यादा लग रहा है, स्टूडेंट से नहीं। प्रोफेसर जो उसे स्कूल घुमाने वाली थी वो भी स्ट्रेस्ड थी क्योंकि सुना था कुनो बेहद शर्मीला है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उलट है। वो उसे बुलाती है और खुद को प्रोफेसर कास्ट बताती है। कहती है कि आज वो उसकी गाइड बनेगी। कुनो शुक्रिया कहता है और अपने भाई और मेरी को बाय कहता है, जो लंच साथ करने का वादा करती है। प्रोफेसर उसे घुमाते हुए पता नहीं चलता कि कुनो ने पहले से ही दुश्मन बना लिए हैं। वो बुली जो स्कूल पर राज करते थे और सबसे पॉपुलर थे। कास्ट कुनो को अलग क्लासरूम ले जाती है और बताती है कि ग्रेजुएशन के लिए 5 परीक्षाएं देनी होंगी और आमतौर पर हर परीक्षा के बीच गैप होता है। लेकिन स्कूल को उसके पिता और किंग से डायरेक्ट ऑर्डर मिले हैं कि परीक्षाएं बंच कर दो। तो कुनो सीरियस होकर कहता है कि किंग और उसके पिता बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये नेपोटिज्म का साफ केस है जो वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। कास्ट कहती है कि वो किसी पॉलिटिकल मेस में नहीं फंसना चाहती और उसे अपने वॉक एक्टिविज्म से बाहर रखने की भीख मांगती है। वो क्वेश्चन पेपर थमा देती है और कहती है कि 2 घंटे में खत्म कर लो। परीक्षा खत्म होने के बाद वो मेरी से मिलता है और खाने के लिए नीचे जाता है, लेकिन डाइनिंग एरिया पहुंचने से पहले प्रिंस लायल आ जाता है, जो मेरी का बड़ा भाई है और गुस्से में है क्योंकि स्कूल में कोई उससे ज्यादा पॉपुलर हो गया है। कुनो मेरी को अपने भाई के देखते ही टेंस फील करता है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो किससे भिड़ रहा है। वो प्रिंस हो या ना हो, किसी को अपनी होने वाली दुल्हन से ऐसा बात करने का हक नहीं। लेकिन कुछ करने से पहले इक्शियो बीच में आ जाता है और सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से लायल और उसके क्रोनीज बात करने के मूड में नहीं, वो एस्केलेट करने की कोशिश करते रहते हैं। तभी कुनो खुद मैटर संभाल लेता है। वो चुपके से अपनी मैजिक से आसपास के मैजिकल ड्रॉपलेट्स इकट्ठा करता है और लायल के ट्राउजर्स पर गिरा देता है। फिर कहता है कि लगता है प्रिंस ने पैंट गीली कर ली। प्रिंस फ्यूरियस हो जाता है, लेकिन इतना एम्बेरस्ड कि कुछ कह नहीं पाता, चेंज करने चला जाता है। इक्शियो अपने भाई को कहता है कि इसे कंट्रोल में रखो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि रॉयल प्रिंस के साथ ये किसने किया। इक्शियो दिमाग घुमा रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि किंगडम के 6th प्रिंस से दुश्मनी हो गई। लेकिन कुनो को केयर नहीं, वो अपना बर्गर चबाते हुए मंच रहा है, जबकि इक्शियो प्रेयर कर रहा है कि परीक्षाएं बिना और किसी हादसे के पास हो जाएं। इधर लायल कुनो से बहुत गुस्से में है और रिवेंज प्लान कर रहा है। वो धमकाते हुए स्कूल के कॉरिडोर से गुजरता है। स्टूडेंट्स सब डर जाते हैं, टीचर्स को भी नहीं बख्शता। कास्ट से कहता है कि हेलवेज में शांति रखो, तो उसे किचन में वापस जाने को बोल देता है। डाइनिंग हॉल में कुनो मेरी और इक्शियो से पूछता है कि लायल के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना हेट छुपाया तक नहीं। मेरी बताती है कि शायद मेरी स्टेटस चेक रखने के लिए किया, क्योंकि वो डरता है कि कहीं मैं उसे ओवरशैडो ना कर दूं।
कुणो को ये टी स्पिल इंटरेस्टिंग लगता है तो मेरी बताती है कि लायल 6th प्रिंस है और वो 9th प्रिंसेस। नॉर्मल हायरार्की में वो उसके नीचे है, लेकिन चूंकि वो हीरो के स्कार वाले से एंगेज्ड है, उसका सोशल स्टेटस तेजी से ऊपर चढ़ रहा है, जो लायल को डराता है। मेरी कहती है कि अब कुणो के सोशल डेब्यू के बाद दोनों का स्टेटस लायल से ऊंचा हो गया। वो रेलेवेंट रहने के लिए डेस्परेट है। कुणो को ये पॉलिटिक्स बोरिंग लगती है। मेरी कहती है कि मैजिशियन या होली स्कार हो या ना हो, वो फिर भी उसके साथ एंगेज्ड होने से खुश होती। कुणो अपनी फ्लर्टिंग स्किल्स यूज करता है और कहता है कि वो भी उसके साथ एंगेज्ड होने से ग्लैड है, और अगली बार उसके डैड को देखेगा तो शुक्रिया कहने के लिए घुटनों पर झुकेगा, भले ही किसी और मर्द के आगे कभी न झुके। इसके साथ ही वो कहता है कि पहले प्रिंस लायल से अपने एक्शन के लिए सॉरी बोल देना चाहिए, लेकिन इक्शियो और मेरी दोनों कहते हैं कि ये मत करना। ये तो उस लड़की से डेट करने जितना बुरा आइडिया है जो अभी भी अपने एक्स से फ्रेंड्स है। थोड़ी देर बाद कुणो की फाइनल परीक्षा का टाइम आता है और वो जेन के साथ अपनी मैजिक ट्रेनिंग करता है। जैसा हमेशा वो पानी का एक ब्लॉब समन करता है और जेन कहती है कि आज इसका सेंसेशन चेंज करो। कुणो तुरंत अपनी पावर यूज करके ब्लॉब को फ्रीज कर देता है। जब जेन उसे छूती है तो कहती है कि यह सेब जैसा फील हो रहा है, जो असल में पॉसिबल नहीं, लेकिन नर्ड बैडीज हमेशा राइट होती हैं। वो कुणो को कहती है कि ढेर सारी चीजें छुओ, समझो कैसे फील होती हैं, फिर अपनी मैजिक को और एडवांस चेंज करने के लिए यूज करो। इस चांस को उसके या घास छूने की बजाय कुणो स्कूल पहुंचते ही एक घोड़े को सहलाने लगता है। इक्शियो बाहर आता है और अपने भाई को इतना सस देखकर चौंक जाता है, लेकिन उसे उसके तरीकों पर छोड़ देता है। तभी मेरी रनिंग आती है उन्हें वेलकम करने, और कुणो एक्स्ट्रा ड्रामेटिक बन जाता है। कहता है कि आज आखिरी दिन है स्कूल में उसके साथ मिलने का, लग रहा है दुनिया खत्म हो रही। इसके बाद वो अंदर जाता है जहां कास्ट बताती है कि फाइनल एग्जाम बाकी स्टूडेंट्स के साथ देना है। कुणो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन एक्साइटेड भी, क्योंकि ये पहली बार है जब उसे असली स्कूल लाइफ का फील मिलेगा। फिर वो कास्ट से कहता है कि उसके साथ अकेले स्पेशल रूम में रहना मिस करेगा, और वो इसकी अनप्रॉपर साउंडिंग पर बिल्कुल बोटर्ड नहीं होती। वो कहती है कि वो सिर्फ उसे वॉच करेगी और बेस्ट ऑफ लक विश करती है। इक्शियो कमेंट करता है कि कुणो कास्ट से बहुत क्लोज हो गया लगता है। वो कंफर्म करता है कि एग्जाम्स के दौरान बहुत बातें हुई। वो बताता है कि कास्ट ने टीचर बनने का एग्जाम अपने प्यार वाले के पीछे दिया था, लेकिन वो लूजर फेल हो गया, सिर्फ वो पास हुई। अब वो टीचर है और वो जॉबलेस बमर, और कास्ट को पता ही नहीं क्या कर रही है अपनी लाइफ में। इक्शियो और मेरी कास्ट की मेंटल हेल्थ को लेकर परेशान हो जाते हैं, ये जानकर कि वो एक बच्चे से ऐसे टॉपिक्स पर बात कर रही है। लेकिन तभी कुछ स्टूडेंट्स इंटरप्ट करते हैं, क्योंकि कुणो को लेकर क्यूरियस हैं। कास्ट कहती है खुद इंट्रोड्यूस करो। कुणो कहता है कि वो मिर्की फियांसे है और इक्शियो का छोटा भाई। सब बिना वजह इंप्रेस हो जाते हैं, और कुणो कहता है कि खुश है देखकर कि उसकी फियांसे और बड़ा भाई के पास फ्रेंड्स हैं, क्योंकि पहले कोई अप्रोच ही नहीं कर रहा था। सोच रहा था दोनों लोनर्स हैं। इक्शियो कहता है ऐसे डिस मत करो। मेरी एम्बेरस्ड हो जाती है और एक्सप्लेन करती है कि उसने अपने सारे फ्रेंड्स से कहा था अकेला छोड़ दें, ताकि कुणो के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। कुणो सॉरी कहता है अपनी फीलिंग्स न समझ पाने के लिए, फिर दोहराता है कि खुश है कि उसके और इक्शियो के पास फ्रेंड्स हैं। वो डायरेक्ट लोनर्स पूछना नहीं चाहता था, क्योंकि रूड होता, और मम्मा ने रूड लड़का नहीं पाला। वो लगभग रेडी था सिंपैथी कार्ड खेलने को, कहने को कि उसके पास तो और भी बुरा है। सब उसके एक्ट से कन्विंस्ड हो जाते हैं, लेकिन मेरी जानती है कि कुणो को फ्रेंडलेस होने में कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कंफर्म करता है। जल्दी ही एग्जाम शुरू होने का टाइम आता है और कास्ट कहती है कबूतर को छेड़ना बंद करो और सीट पर बैठ जाओ। मेरी उसे अपनी सीट की तरफ ले जा रही होती है, तभी लायल आता है और दोनों को धक्का दे देता है। वो कुणो से गुस्से में है क्योंकि पैंट वेटिंग इंसिडेंट की खबर पैलेस तक पहुंच गई, यहां तक कि सर्वेंट्स उसके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। लायल सोचता है कि यहां सब वैसा ही है, पीठ पीछे बिचिंग कर रहे हैं, क्योंकि फेस पर बोलने की हिम्मत नहीं। वो गुस्से में मुट्ठी भींच लेता है, लेकिन तभी कुणो अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और खुद इंट्रोड्यूस करता है। कहता है कि दूसरे दिन सही से ग्रीट करने का चांस नहीं मिला, लेकिन रियली उसके साथ अच्छे से घुल मिल जाना चाहता है। भाई साहब, पूरी क्लास स्टन हो जाती है, क्योंकि लायल के पास कोई डेयर नहीं करता सिवाय कुछ बूटलिकर्स के। दूसरी तरफ ये पहली बार है जब किसी ने लायल को ऐसे ग्रीट किया, वो रिएक्ट ही नहीं पाता। कुणो जोर जोर से हाथ हिलाता है। लायल छुड़ाने की कितनी कोशिश करे ना छूटता। वो सुपर वॉक बनकर कहता है
कि तूने तो कंसेंट ही नहीं लिया हाथ पकड़ने का या बात करने का। कुनो इस स्टेटमेंट को इग्नोर करता है और कहता है कि लायल के हाथ रियली मैनली हैं और वो चाहता है वो उसके गले पर। ये लायल के लिए टू मच है। वो तुरंत मेरी की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि तेरे फ्यूचर हस्बैंड के साथ क्या प्रॉब्लम है। मेरी जवाब की बजाय हंसने लगती है क्योंकि कभी इमेजिन नहीं किया था कि लायल ऐसे ब्लश कर सकता है। लायल और ज्यादा एम्बेरस्ड हो जाता है जब पूरी क्लास हंसने लगती है उसके रिएक्शन पर। वो कुनो से ऑनर्डर करता है हाथ छोड़ दे। कुनो आखिरकार उसे छोड़ देता है और मैटर पीसफुली सॉल्व हो जाता है। कास्ट एग्जाम शुरू कर देती है और जब खत्म हो जाता है और आंसर शीट्स चेक हो जाती हैं, वो ऐलान करती है कि सब पास हो गए। सब खुश हो जाते हैं और कुनो अपने भाई और फियांसे के साथ ग्रेजुएट होने का सेलिब्रेट करता है। उस शाम वो घर के लिए निकलता है और सबको गुड बाय कहता है। सबको क्वर्की लेकिन चार्मिंग लड़के को बाय कहना सैड लगता है। यहां तक कि लायल भी कुनो से मिलने के बाद चेंज लगता है। अगले दिन जेन के साथ उसकी मैजिक लेसन्स रिज्यूम होती हैं और वो कहती है कि छोटा सा टाइफून क्रिएट करो। कुनो वो क्रिएट करता है, फिर जेन के ऑर्डर पर उसे 10 पानी के बॉल्स में स्प्लिट कर देता है, कलर्स चेंज करता है और फिर टेक्सचर। जेन सेटिस्फाइड होती है लेकिन कुनो को और दिखाना है। वो कहता है कि रिसेंटली कुछ नया सीखा है, फिर एक पानी के ब्लॉब को सफेद कबूतर में चेंज कर देता है जो रियल जैसा उड़ता है। जेन घुटनों पर गिर जाती है, रियलाइज करते हुए कि कुनो ऑफिशियली उससे कहीं बेहतर सॉर्सरर है और वो अपना टीचिंग जॉब खो देगी। वो डिसाइड करती है कि टी टाइम के दौरान ये ट्रुथ रिवील करेगी और कुनो को मेंटली प्रिपेयर करने को कहती है क्योंकि शॉकिंग न्यूज है। कुनो आइको को भेज देता है, फिर पूछता है कि क्या जेन कोई गॉडेस है जो दूसरे वर्ल्ड से आई थी उसे पढ़ाने, लेकिन अब उसे अपने डिवाइन डायमेंशन में लौटना है। जेन आइडिया से इम्यूज्ड होती है लेकिन ज्यादा एंटरटेन नहीं करती। वो बताती है कि उसके पास अब कुछ सिखाने को नहीं बचा, वो पहले से ही उससे बेहतर है। कुनो उठता है और कहता है कि उसे जाने नहीं देना क्योंकि उसके छोटे छोटे ट्रिक्स जो जॉब एक्सटेंड करने के लिए बनाए, उन्होंने उसे मैजिक के बारे में नॉर्मल क्लास से ज्यादा समझाया। उससे ज्यादा वो ग्रेटफुल है क्योंकि जेन ने ही उसे मैजिक से आंखें क्रिएट करने की इंस्पिरेशन दी। वो डेस्परेट है उसे टीचर रखने को, सैलरी बढ़ाने का ऑफर करता है, लेकिन जेन पहली बार ईमानदार होती है और कहती है कि वो पहले से ओवरपेड थी, अब काम ही नहीं। वो कहती है कि कुनो को उससे कहीं बेहतर टीचर ढूंढना चाहिए फर्दर स्टडी के लिए, लेकिन वो रिफ्यूज करता है। कुनो कहता है कि उसके छोटे ट्रिक्स की वजह से ही इतना ग्रो किया और डिमांड करता है कि और डिसीव करे। जैसे ही वो ये कहता है, कहीं से भी पानी के एनिमल्स निकल आते हैं और जेन को कडल करने लगते हैं, जो उसे और कंफर्म कर देता है कि कुनो की लाइफ में उसकी रोल खत्म हो गई। अब उसके साथ वो कुनो के घर छोड़कर चली जाती है और अपने स्टूडेंट की हार्ड वर्क और डेडिकेशन से इंस्पायर्ड होकर बेहतर सॉर्सरर बनने का फैसला करती है। थोड़ी देर बाद आइको बताती है कि फ्लोरा ने भी अपना जॉब रिजाइन कर दिया क्योंकि करिकुलम कंप्लीट है और कुनो ग्रेजुएट हो गया। वो गुड बाय कहने नहीं रुकी क्योंकि इमोशनल हो जाती, तो कुनो डिसाइड करता है थैंक यू लेटर लिखे। आइको कहती है कि पूछ लो उसके मेंशन में कोई हैंडसम सर्वेंट है क्या जो 6 फीट से ऊंचा हो, क्योंकि वो ग्रूम ढूंढ रही है। कुनो आइको से पूछता है कि क्या रियली जॉब छोड़कर शादी करने का प्लान है। आइको कंफर्म करती है कि लगता है कुनो अब खुद संभाल सकता है परफेक्टली और अब उसका टाइम है शादी का, क्योंकि उसके बाद डेटिंग पूल बहुत बुरा हो जाता है। डिनर के दौरान कुनो अपने पेरेंट्स को बताता है कि सारे टीचर्स क्विट हो गए और जेन ने कहा है कि नेक्स्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिशियन ढूंढो। इक्शो कहता है कि रॉयल सॉर्सरर जो रिसेंटली फेमस है उसकी मॉम वाउच कर सकती है। कुनो अपने डैड से कहता है कि जो नाम के को अपॉइंट कर दो टीचर, लेकिन वो कहता है कि चीजें वैसी नहीं चलती। वो क्लियर करता है कि रॉयल सॉर्सरर को यहां कॉल नहीं कर सकता। कुनो पूछता है कि किंग का बेस्ट फ्रेंड होने का क्या फायदा अगर इतना भी ना कर सको। कुनो का डैड कहता है कि सिर्फ किंग और उसके डायरेक्ट ऑथराइज्ड लोग ही रॉयल सॉर्सरर्स से मिल सकते हैं, जो रेयरली कासल छोड़ते हैं और कॉमनर्स से नहीं मिलते। कुनो अब उसकी डिलेमा समझ जाता है, लेकिन सॉल्यूशन रेडी रखा है। वो कहता है कि अगली बार जब डैड किंग से बात करने पैलेस जाएंगे तो वो उनके साथ जाएगा और वहां गुम हो जाएगा। रॉयल सॉर्सरर्स उसे ढूंढ लेंगे और कुछ प्लॉट आर्मर से उसे उनका स्टूडेंट बना लेंगे। कुनो का डैड कहता है इतना एनीमे और के ड्रामा मत देखो, रियल लाइफ वैसी नहीं चलती। कहता है कि उसके प्लान में कोई गारंटी नहीं, लेकिन कुनो कॉन्फिडेंट है कि काम हो जाएगा। वो अपनी मॉम से मदद मांगता है और चूंकि वो उसे बहुत फेवर करती है, वो डैड से प्लीड करती है कुछ करने को।
गाय अपनी वाइफ का सॉफ्ट है तो एग्री करता है किंग से बात करने को, भले ही ज्यादा होप ना हो। कुछ दिनों बाद एक मास्टर सॉर्सरर को दूसरे हाई लेवल सॉर्सरर से फाइल मिलती है। वो चौंक जाता है एक अप्रेंटिस सॉर्सरर को रॉयल सॉर्सरर जो का स्टूडेंट बनाने के बारे में। लेकिन लड़की बताती है कि लड़का टैलेंटेड लगता है और प्रिंसेस मेरी उससे हेड ओवर हील्स इन लव है। मास्टर को ये केयर नहीं। वो कुणो की फाइल डिटेल में पढ़ना शुरू करता है और वो काफी है उसे इंटरेस्टेड करने को। कुछ दिन और बीतते हैं। आखिरकार कुणो को रॉयल पैलेस से कॉल आता है कि खुद को रॉयल सॉर्सरर के सामने पेश करो। वो अपने डैड के साथ कैरेज में चढ़ता है, जो खुश लग रहा है कि चीजें ऐसे टर्न आउट हुई। कुणो कहता है कि किंग और उसके डैड की फ्रेंडशिप कितनी डीप होगी कि इतनी बड़ी डिमांड मान ली। लेकिन उसके डैड का जवाब है कि असल वजह यह है कि कोर्ट के हेड सॉर्सरर को कुणो और उसके एबिलिटीज में डीप इंटरेस्ट है और वो भी मिलना चाहता है। डैड फिर पूछता है कि अब तक किस तरह की मैजिक कर लेता है। कुणो तुरंत स्पेल चैंट करता है और छोटा सा पानी का बॉल बनाता है जो जल्दी ब्लैक कैट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके लैप पर बैठ जाता है। उसका डैड एमेज्ड हो जाता है, कहता है कि यकीन नहीं आता कि मैजिक से ऐसा पॉसिबल है, और छोटी कैटी को छूने लगता है। वो सरप्राइज्ड है कि कैट न मैजिक जैसी फील होती है न पानी जैसी, बस कोई रैंडम स्ट्रीट कैट जैसी। कुणो बताता है कि रिसेंटली ही एनिमल का लुक मास्टर किया है। पहले तो सिर्फ ट्रांसपेरेंट क्रिएट कर पाता था, लेकिन पिछले कुछ टाइम्स से कलर्स भी चेंज करने लगा जितना चाहे। डैड कैट के साथ खुशी से खेलने लगता है। कुणो पूछता है कि घर के लिए रियल कैट ले लें क्या। टिपिकल डैड की तरह रिफ्यूज करता है, कहता है कि घर में मेस क्रिएट करेंगे, वो तो उन पर ट्रिप होकर चोटिल हो सकता है। उससे ऊपर कहता है कि कुणो की मॉम को डॉग्स पसंद हैं वैसे भी, तो चॉइस उसकी नहीं। जल्दी ही वो कैपिटल में एंटर करते हैं और सिल्वर हेयर्ड गर्ल रे उन्हें ग्रीट करती है, जो किंगडम की सेकंड प्रिंसेस है और मेरी की बड़ी बहन। कुणो गरम जोशी से ग्रीट करता है, कहता है कि इतनी ब्यूटीफुल वुमन को सिस्टर इन लॉ के रूप में पाना कितना फॉर्चुनेट है। उसका डैड सोचता है कि बेटा स्ट्रीट्स के लिए है क्या, लेकिन बाद में सोचेगा। रे स्माइल करती है, कहती है कि छोटी बहन से कुणो के बारे में बहुत सुना है और लॉन्ग कन्वर्सेशन करना चाहेगी। वो कैट को नोटिस करती है और पूछती है कि क्या स्पेशल फूड चाहिए होगी। लेकिन जैसे ही कुणो का डैड कैट को ग्राउंड पर रखता है, कुणो स्पेल रोक देता है और वो फिर से पानी का पुडल बन जाता है। रे रियलाइज करती है कि कुणो पहले सोचा था उससे कहीं ज्यादा स्किल्ड है। जबकि उसके डैड को कैट का नाम न रख पाने का सैड फील होता है, रे कुणो को ब्लैक टावर तक ले जाने का ऑफर करती है। उसका डैड कहता है कि वो किंग से चैट करेगा, फिर शायद घर चला जाएगा। कुणो कहता है चिंता मत करो, ब्लैक टावर के बाद मेरी से मिलने का मन है, शायद उसे बेबी डेट पर ले जाऊं। डैड कहता है एंजॉय टाइम वहां, और जब भी बैक जाना हो कैरेज अरेंज कर देगा। रे जल्दी कुणो को ब्लैक टावर ले जाती है और रास्ते में पूछती है कि वॉकिंग कंफर्टेबल है या असिस्टेंस चाहिए। कुणो कहता है परफेक्टली फाइन हूं और तुरंत उसे ढेर सवालों की बौछार शुरू कर देता है जो कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि सब मैजिक के स्टीफन हॉकिंग लेवल के हैं। वो कहती है कि वॉकिंग में इतनी एडवांस्ड डिस्कशन नहीं हो सकती और पूछती है कि क्या पता है करंट किंग के बच्चों की नंबर की। कुणो ने कभी सोचा ही नहीं, तो रे रिवील करती है कि किंग टोटल बॉलर है और 7 प्रिंसेस और 10 प्रिंसेसेस प्रोड्यूस किए एक के बाद एक। वो सेकंड प्रिंसेस है, जबकि मेरी 9th है। इस कंट्री के बारे में इंटरेस्टिंग ये है कि थ्रोन की सक्सेशन नॉर्मल तरीके से नहीं, जहां किंग के बाद सबसे बड़ा बेटा ले, यहां मेरिटोक्रेसी फॉलो करते हैं, जहां सब प्रिंसेस और प्रिंसेसेस को उनके स्किल्स और मेरिट्स पर इवैल्यूएट किया जाता है, जो टैलेंट्स और किसी आर्ट के प्रति डिवोशन लेवल पर वेरी कर सकता है। इसका मतलब सबसे छोटा प्रिंस या प्रिंसेस को भी थ्रोन जीतने का बराबर चांस मिलता है, एज की परवाह न करते हुए। वो आगे बताती है कि उसने खुद थ्रोन का राइट रिलिंक्विश कर दिया है सक्सेशन में, मैज बनने का चॉइस करके, और अब कंट्री की बेस्ट विजार्ड्स में से एक बनने पर काम कर रही है। हेलवे से गुजरते हुए अचानक एक फीलिंग उसे विंडो की तरफ खींच ले जाती है, जहां वो एक डार्क टावर की तरफ देखने लगता है, जहां से तरह तरह के मैजिकल बीइंग्स फील हो रहे थे। जल्दी ही रिशा उसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताती है, क्योंकि सोचती है कि छोटी पॉसिबिलिटी है कि वो बेकार में सक्सेशन फाइट में फंस जाए। वो कहती है कि सक्सेशन में न फंसने की कोशिश करो। एच उसे सलाह देता है कि वो किसी भी गुट से जुड़ना न शुरू करे जब तक अपनी फैसले को लेकर पूरी तरह निश्चिंत न हो जाए। साथ ही ये भी कहता है कि कभी ऐसी बात न बोले जो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सके और उसे बुरा बना दे। इसकी एवज में
कुणो एहसान चुकाने का फैसला करता है और उसे अपनी स्पेशल मैजिक तकनीक दिखाता है, जहां वो अपने जूतों के नीचे पतली पानी की परत जमाता है जो बर्फ की पतली चादर बना देती है। इससे वो आइस स्केटिंग जैसा कर सकते हैं। उसे ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो तुरंत कहती है कि उसे एक बार ट्राई करने दो। कुंटो फटाफट अपनी मैजिक उसके ऊपर भी इस्तेमाल करता है। फिर दोनों दीवारों से टकराते हुए कॉरिडोर्स में पागलों की तरह स्केटिंग करने लगते हैं, जबकि गार्ड्स उनका पीछा करते हैं क्योंकि वो राय को किसी भी चीज से चोट नहीं लगने दे सकते। दुर्भाग्य से राय और कुणो गार्ड से कहीं ज्यादा तेज निकलते हैं और उन्हें चकमा दे देते हैं। लेकिन उनकी किस्मत ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि एक नाइट उन्हें देख लेता है और फौरन पीछा करने लगता है। कुणो पूछता है कि क्या रुक जाएं, लेकिन रे को इतना मजा आ रहा था कि वो कहती है शायद नाइट को भी चकमा दे देंगे। लेकिन वो गलत थे, क्योंकि नाइट उन्हें पकड़ लेता है और गार्डन के बाहर ले जाकर अच्छी तरह डांटता है। बाद में उन्हें टावर की ओर एस्कॉर्ट किया जाता है, जहां कुणो को एच से मिलवाया जाता है, जो किंगडम का हेड सॉर्सरर है। कुणो उसके सामने झुक जाता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। पहले तो उसे राय की मैजिक इंप्रेसिव लगती थी, लेकिन उसके मुकाबले एच तो बिल्कुल अलग लेवल का लगता है। एच फौरन पूछता है कि क्या वो वाटर क्रेस्ट के साथ पैदा हुआ था, और कुणो हां कहकर जवाब देता है, लेकिन यह भी जोड़ता है कि उसे क्रेस्ट्स के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। एच बताता है कि मैजिस के साथ अलग अलग टाइप के क्रेस्ट होते हैं जो उनकी मैजिकल एफिनिटी से जुड़े होते हैं, जैसे फायर, वाटर, अर्थ, विंड, लाइट, डार्कनेस और फाउल। साथ ही हर क्रेस्ट का रैंक स्टार्स से होता है, 1 से 5 तक, जिससे कुणो का 2 स्टार वाला क्रेस्ट काफी कॉमन लगता है। राय बताती है कि वो खुद भी 2 स्टार क्रेस्ट वाली विंडमैज है। कुणो तुरंत समझ जाता है और कहता है कि वो खुद और राय जैसे अमेरिकन प्रोसेस्ड चीज हैं, जबकि एच तो एक आर्टिजन व्हील ऑफ एज्ड परमेसन जैसा लगता है। एच सहमत होता है कि ये डिस्क्रिप्शन ठीक है और खुलासा करता है कि वो खुद 4 स्टार का है। फिर वो सबको नीचे ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले जाता है और कुणो से कहता है कि वो थोड़ा टेस्ट करने वाला है ताकि उसकी मैजिकल प्राउस पता चले। कुणो थोड़ा डर जाता है, सोचता है कि क्या ये मतलब है कि रॉयल मैज उसका ट्यूटर बनेगा अगर वो पास हो गया, लेकिन उसे ज्यादा सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। एच फौरन एक ओल्डर स्टूडेंट को बुलाता है जो रॉयल मैज भी है और उसे अपना वाटर मैजिक डेमोन्स्ट्रेट करने को कहता है। मैज स्पेल चैंट करता है और हवा में मैजिकल वाटर ड्रॉपलेट्स का एक एरे बन जाता है जो ब्रिलियंट पैटर्न क्रिएट करता है। फिर एच कुणो की तरफ मुड़ता है और कहता है कि लड़के की मैजिक को अपनी मैजिक से कंकर कर दो। कुणो सोचता है कि कैसे जैन उसे बताता था कि वो न सिर्फ वाटर क्रिएट कर सकता है, बल्कि एनवायरनमेंट में पहले से मौजूद वाटर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। आज तक ये उसके लिए कभी प्रॉब्लम नहीं रही, लेकिन उसने कभी किसी दूसरे मैज द्वारा क्रिएटेड वाटर पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। उसे एहसास होता है कि एच ने बिना सोचे समझे एक ऐसा असाइनमेंट क्रिएट कर दिया है जिसके बारे में न वो सोचा था न जेन। अब उसे इसे ऑन द फ्लाई हैंडल करना पड़ेगा। वो कोशिश करता है और फौरन सिल्वर हेयर्ड मैज से वाटर ड्रॉपलेट्स का कंट्रोल छीनने की कोशिश करता है। पहले तो लगता है कामयाब हो जाएगा, लेकिन रोडा ब्लॉक आ जाता है जब वाटर ड्रॉपलेट्स रेसिस्ट करने लगते हैं, क्योंकि मैज अपनी मैजिक से उन्हें आसानी से होल्ड कर रहा होता है। एच को अगला क्या होगा, इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है, लेकिन कुणो हार मानने वाला नहीं। वो पूरी ताकत लगाता है और अपनी सारी स्टेमिना यूज करके कंट्रोल छीनने की कोशिश करता है। सबकी सरप्राइज को कुणो हाईली ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड मैज से 2 वाटर बॉल्स छीन लेता है। तब एच रोक देता है। कुणो घुटनों पर गिर जाता है, सांसें फूल रही होती हैं, जबकि सिल्वर हेयर्ड मैज ईमानदारी से कहता है कि उसे कभी सोचा ही नहीं था कि कोई मामूली लड़का उसके 2 वाटर बॉल्स छीन सकता है। फिर वो एच की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वो लड़के को अपना प्यूपिल बनाने को तैयार है, लेकिन तुरंत दूसरे मैजर्स चिल्लाने लगते हैं कि वो भी कुणो को अपना प्यूपिल बनाना चाहते हैं। एच सबको चुप कराता है और कहता है कि वो देखना चाहता है कि कुणो और क्या कर सकता है। वो कुणो से कहता है कि कुछ ऐसा क्रिएट करो जो तुम्हें खुद सूझा हो। कुणो तुरंत अपनी वाटर मैजिक से एक ट्रैम्पोलिन क्रिएट करता है और एच उस पर उछलने लगता है, अपनी जिंदगी का मजा लेते हुए। दूसरे मैचेस लाइन में लग जाते हैं ट्राई करने को, ताकि समझ सकें ये कैसे काम करता है और क्या वो रिक्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कुणो से कहता है कि वो रात को कासल में रुक जाए ताकि वो देख सकें कि कुणो और क्या क्या कर सकता है। कुणो जवाब देता है कि अफसोस,
उसके पास मारी के साथ डेट है तो उसे आज रात डिनर पर ले जाना है। तभी रे पूछती है कि क्या वो अपनी मैजिक से कोई और एनिमल्स क्रिएट कर सकता है या शायद ह्यूमंस। कुनो कहता है कि वो दोनों कर सकता है और फौरन अपनी मेड के शेप में वाटर मैजिक से एक ह्यूमन डॉल क्रिएट करता है। अभी ये परफेक्ट नहीं है तो मेड थोड़ी ट्रांसल्यूसेंट लगती है, प्लस उसने उनके मूवमेंट्स को अभी डायल इन नहीं किया है तो वो भी इश्यू है। अभी सिल्वर हेयर्ड मैच पूछता है कि क्या वो डॉल्स को कुछ भी करवा सकता है और कुनो उन्हें वो टाइम बताता है जब उसने उन्हें फ्लाई करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अच्छे से रिसीव नहीं हुई क्योंकि डॉल उड़ते हुए डम्ब लग रही थी। एज को इंटरेस्ट हो जाता है और कुनो को डेमो करने पर मजबूर होना पड़ता है। वो डॉल के साथ खेलने लगता है, उसे हवा में ऊपर नीचे भेजता फिरता रहता है जिससे कासल के आधे लोग डर जाते हैं। इससे उसे फिर डांट पड़ती है और सबको माफी मांगनी पड़ती है। जल्द ही सनसेट हो जाता है और एच कुनो से कहता है कि वो सफलतापूर्वक टेस्ट पास कर चुका है। वो पर्सनली कुनो को एक सॉर्सरर असाइन करेगा ताकि वो अपनी मैजिक बेहतर इस्तेमाल करना सीख सके। कुनो खुशी से झूम उठता है और अपने फादर को बताने जाता है, जो गुस्से में है क्योंकि कुछ ही घंटों में उसके बेटे के बारे में 2 कंप्लेंट्स सुन चुका है और उसे बेइरादगी से मैजिक यूज करने के लिए डांटता है। फिर उसका फादर मैंशन वापस जाने के लिए निकल जाता है, कुनो को रे के साथ छोड़कर, जो एहसास करती है कि कुनो को मारी के पास जाना है वरना डिनर के लिए लेट हो जाएगा। रे कहती है कि उन्हें अपनी मैजिक यूज करके मारी तक पहुंचना होगा वरना लेट हो जाएंगे, तो वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करते हैं। कुनो एक वाटर बबल क्रिएट करता है और रे अपनी विंड मैजिक से उन्हें आगे प्रोपेल करती है जैसे अलादीन की मैजिक कारपेट, जबकि वो आसमान में उड़ते हुए मारी के चैम्बर के पास पहुंच जाते हैं। दुर्भाग्य से रे धीरे धीरे अपनी मैजिक कम करना भूल जाती है और फुल अचानक बंद कर देती है जिससे वो गिर पड़ते हैं। और आज तीसरी बार नाइट डेरियो उन्हें पकड़ लेता है जो काफी गुस्से में है और फिर लंबी लेक्चर देता है, जबकि मारी अपनी ड्रेस में अपने प्रिंस चार्मिंग का इंतजार कर रही होती है। वो घबराई हुई कमरे में इधर उधर टहल रही थी कि कहीं हीरो ना आए तो मेड उसे शांत करती है कि शायद एकेडमी में देर हो गई होगी। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। गार्ड आता है और बताता है कि कुनो आ गया है और प्रिंसेस का बाहर इंतजार कर रहा है। मेड मुड़ती है तो देखती है मेरी काउच पर बैठकर एक्सपेंसिव टी पी रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरी तुरंत बाहर निकलती है और तेज कदमों से हीरो के पास जाती है। हीरो स्टेयर्स के नीचे इंतजार कर रहा था, लेट होने की माफी मांगता है और उसे कॉम्प्लीमेंट देता है कि मून आज बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, भले ही वो थोड़ा ब्लाइंड हो। वो हाथ मांगता है, मेरी ये देती है और हीरो उसे कैरेज में ले जाता है। 3 मिशेलिन स्टार गॉर्डन रैमसे रेस्टोरेंट में। अंदर जाते ही बहुत एक्सपेंसिव स्पार्कलिंग वाटर ऑफर होती है, लेकिन वो ब्रोक नहीं है, जो चाहे पी सकते हैं। दोनों बातें शुरू करते हैं। मीरी की मेड हीरो के जेंटलमैनली पॉइज को नोटिस करती है। मीरी पूछती है क्या आज ब्लैक टावर गए थे। हीरो एक्साइटेड होकर बताता है कि हाँ, सेकंड प्रिंसेस रे से मिला और टावर के सारे मेजेस बहुत इंप्रेसिव थे। बताता है कि मेज टेस्ट पास कर लिया, लेकिन टीचर कौन होगा अभी पता नहीं। वो प्रिंसेस से फ्लर्ट करता रहता है और मैरी रात एंजॉय कर रही थी। मेड सोचती है कि हीरो थोड़ा क्रिंज है, लेकिन यंग लव है तो चलता है। डिनर खत्म होने पर हीरो अचानक उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अभी तो कभी कभी ऐसे डिनर कर पाते हैं, लेकिन शादी के बाद हर रात ऐसी ही होगी। मेड को भी सरप्राइज होता है और सोचती है कि क्रिंज नहीं है। मीरी बाहर एलिगेंट रहती है, लेकिन कमरे में पहुंचते ही छोटी लड़की की तरह गिगलिंग करती है और हीरो के वादों के बारे में सोचती रहती है। कुछ दिन बाद हीरो मैंशन में वापस आता है और स्टडी में रिपोर्ट लिख रहा होता है। तभी आई को कपड़े धो रही होती है और हीरो से मदद मांगती है। हीरो वाटर मैजिक का वेरिएशन यूज करके बबली पानी बनाता है जो सारी गंदगी साफ कर देता है। आई को थैंक यू कहती है, लेकिन हीरो कहता है रिपोर्ट डिले हो गया। आई को कहती है नर्ड बनकर कमरे में मत बंद रहो। हीरो कहता है रिपोर्ट फ्रेश माइंड में खत्म करना चाहता हूँ। आई को कहती है नर्ड बनने से कुछ नहीं मिलेगा, धूप में खेलो वरना ग्रोथ अफेक्ट होगी। हीरो समझता है कि गर्ल्स टॉल मैन पसंद करती हैं, लेकिन आई को कहती हैं हाइट से फर्क नहीं पड़ता, बस पैकेज बड़ा हो तो मैं तो पसंद करूंगी। दोनों ड्राइंग क्लॉथ की छांव में बैठ जाते हैं। हीरो पूछता है ब्लैक टावर से लेटर आया क्या। अभी टीचर डिसाइड नहीं हुआ। कुछ दिन बाद लेटर आता है और पता चलता है कि डेविलिशली हैंडसम मास्टर सॉर्सरर जो उसका नया ट्यूटर बना है। हीरो को जो के बारे में ज्यादा नहीं पता, सिर्फ मां से सुना था।
लेकिन आईको पागल हो जाती है। कहती है कॉन्टिनेंट का सबसे हैंडसम मैन है जो, और वजन कम करने, बाल ठीक करने की टेंशन में पड़ जाती है कि कहीं जो ने देख लिया तो। दूसरी तरफ कासल में रे मीरी से मिलने आती है और बताती है कि जो को कूनो का ट्यूटर बनाया गया है। मीरी एक्साइटेड हो जाती है कि हीरो को बेस्ट सॉर्सरर से सीखने का मौका मिलेगा। रे साइज करती है और कहती है कि वो खुद हीरो को पढ़ाना चाहती थी। वो बहुत फन और इंटरेस्टिंग स्टूडेंट होता। कॉरिडोर में जाते हुए मीरी अपनी दो बड़ी बहनों ईव और लिडिया को देखती है जो उस पर स्मर्क करती हैं। मीरा ये डर से फ्रीज हो जाती है, लेकिन रे साथ होने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। ईव बोलती है कि तुम्हारे फियांसे कूनो के बारे में बहुत सुन रहे हैं और मजाक करती है कि अभी शादी नहीं हुई, सिर्फ बिट्रोज्ड है तो वो किसी और प्रिंसेस से भी प्यार कर सकता है और शादी कर सकता है। मीरी इनसिक्योर हो जाती है, लेकिन रे बोल पड़ती है कि दोनों गर्ल्स चॉप्ड हैं और कूनो उन्हें देखेगा भी नहीं, यहां तक कि अगर उसके पास वर्किंग सेट ऑफ आईज भी होते तब भी। इससे लड़कियां गुस्से में लाल हो जाती हैं और वो रे के पास से भागती हुई कहती हैं कि रे को अपना काम देखना चाहिए और प्रिंसेस की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि उसे पहले से 3 बार नाइट ने डांटा है। कूनो के मैंशन में वापस आकर वो आइको के साथ टी पी रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसका टीचर आखिरकार कैसा इंसान है। आइको तो बस जो के बारे में सोचकर ही ब्लश कर रही होती है, क्योंकि अब वो उसे बहुत क्लोज से देख पाएगी। अचानक एक कैरेज उनके दरवाजे पर रुकती है और मेरी उसमें से कूदकर बाहर आती है। कूनो उसे इस समय अचानक देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन तुरंत उसे छेड़ना शुरू कर देता है। कहता है कि इतनी ब्यूटीफुल वुमन के पास रहने के लिए उसे मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। उसे पता नहीं होता कि जो भी कैरेज के अंदर है और सब सुन रहा है। जो सोच रहा होता है कि आखिर ये उसे यहां क्यों घसीट लाए हैं। कूनो अभी भी नहीं जानता और क्रीपी तरीके से बात करता रहता है कि उसे यकीन है मैरी ने अपना सोप बदल लिया है। फिर वो कहता है, लेकिन जब मैंने ये बात कोवर्कर से कही तो एचआर से लेटर आ गया। जो अब कैरेज से बाहर निकलता है। कूनो को तुरंत अलग प्रेजेंस फील होती है। वो समझ जाता है कि ये जो ही हो सकता है। आइको अंदर से घबरा रही होती है, लेकिन कूनो सिर्फ सोच रहा होता है कि जो कितना स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसकी डेंस मैजिकल ऑरा इतनी पावरफुली फील हो रही है। कूनो तुरंत रियलाइज करता है कि ये आदमी ब्लैक टावर में देखे गए किसी भी मेज से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, और शायद ग्रैंड मास्टर से भी ज्यादा। मेरी कूनो के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर पूछती है कि कुछ हुआ क्या, लेकिन कूनो इग्नोर करके जो को ग्रीट करता है और खुद का इंट्रोडक्शन देता है। जो कहता है कि उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ब्रैट से नफरत करता है। आइको सोचती है कि मेज ऐसा फाउल माउथ्ड कैसे हो सकता है, लेकिन साथ ही उसे हॉट भी लगता है क्योंकि बुक टॉक ब्रेन रॉट की वजह से। जो साफ साफ कह देता है कि उसने खुद ये ट्यूटर बनना नहीं चुना, ग्रैंड मास्टर ने जबरदस्ती थोपा है। कूनो को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस कहता है कि पॉलिटिक्स और हायरार्की की चेन्स में सब बंधे हैं, कुछ नहीं कर सकते। दारियो खुद को मियर का गार्ड बताता है। कूनो उससे उस दिन के रकस के लिए सॉरी कहता है। फिर सब टी पीने बैठते हैं, लेकिन जो के लिए ये टॉर्चर बन जाता है क्योंकि प्रिंसेस मैरी और कूनो बस फ्लर्ट करते रहते हैं। जो आखिरकार बीच में बोल पड़ता है, अपने पैंट्स में रखो ये सब, मैं मैजिक डिस्कस करने आया हूं, 2 ट्विंस के कॉर्नी डायलॉग्स सुनने नहीं। जो कूनो के साथ थोड़ा मजाक करने का मन बनाता है और पूछता है कि कॉम्पाउंड मैजिक के बारे में जानता है क्या। कूनो बताता है कि कंपाउंड मैजिक एडवांस टाइप है जिसमें स्पेल कास्टर एक साथ मल्टीपल डिफरेंट स्पेल्स यूज करता है। जो मुस्कुराता है और पूछता है कि कितने स्पेल्स एक साथ यूज कर सकता है। कूनो का जवाब सुनकर जो तैयार नहीं होता। वो कहता है 31 स्पेल्स एक साथ यूज कर सकता है और 32 तक जाता है, लेकिन कभी कभी फेल हो जाता है। जो एक्चुअली इम्प्रेस्ड हो जाता है और कहता है कि वो खुद 50 स्पेल्स तक जा सकता है। कूनो हैरान हो जाता है कि कोई इतना गिफ्टेड कैसे हो सकता है। जो पूछता है कि 20 स्पेल्स की क्लिफ को कैसे क्रॉस किया जहां लगभग सब फेल हो जाते हैं। कूनो कैजुअली कहता है कि बस बंच ऑफ स्पेल्स को क्लब करके स्टैक कर दिया एक के ऊपर एक। जो को ये सुनकर और इम्प्रेस होता है। वो सोचता है कि यही वजह है कि ब्लैक टावर के बाकी मेजेस इतने जेलस क्यों थे। उन्हें पता था कि कूनो एक्सेप्शनल टैलेंट है। जो अब सीरियसली इंटरेस्टेड हो जाता है। वो उठता है और कूनो से कहता है कि दिखा क्या कर सकता है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता किसी जो सिर्फ बातें करता है। सबसे पहले तो मुझे सक अप कर और बेग कर कि मैं तेरा ट्यूटर बनूं। मेरी सोचती है कि कूनो कभी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो गलत साबित होती है। कूनो तुरंत फोल्ड हो जाता है। जो को वर्ल्ड का बेस्ट सॉर्सरर कहता है।
उसकी खुशबू की तारीफ करता है और कहता है कि स्ट्रेट बॉय लिल भी उसके लिए फॉल कर सकता है। जो क्रीप आउट हो जाता है और कहता है पैंट्स में रख, फिर डर्ट से एक वॉल बना देता है। कहता है कि इसे डिस्ट्रॉय करके दिखा, कोई भी मेथड यूज कर सकता है, लेकिन पहले कूनो से वाटर बेड बनाने को कहता है जिसके बारे में इतना सुना है। कूनो तुरंत मैजिक से कम्फी वाटर बेड बना देता है। जो उस पर बैठते ही दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है। इतना सॉफ्ट लगता है कि वो तुरंत सो जाता है। कूनो वॉल को चेक करता है और पता चलता है कि बाहर से सिंपल लग रही है, लेकिन अंदर एक्सट्रीमली डेंस मैजिक स्पेल चला है, प्रैक्टिकली इंडिस्ट्रक्टिबल। जो ने इसे ओवर 40 टाइम्स कंपाउंड किया है। कूनो घबराता नहीं। वो प्रिंसेस के साथ टी पीने बैठ जाता है और कहता है जो के उठने का इंतजार करेंगे, फिर वॉल तोड़ देंगे। 2 घंटे बाद जो उठता है, सूरज ढल रहा होता है, वॉल अभी भी खड़ी है। वो पूछता है, क्या गिवन अप कर दिया? कूनो कहता है, इंतजार कर रहा था। अब तुम उठ गए हो तो अब हैंडल कर लेता हूं। कूनो वॉल के पास जाता है और डिटर्जेंट वाटर यूज करता है। धीरे धीरे डर्ट वॉश हो जाती है। जो मुस्कुराता है क्योंकि बाकी लोग फोर्स से वाटर ब्लास्ट मारते, लेकिन कूनो ने स्मार्ट वे चुना। जो फॉर्मली कूनो को स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कल से वो उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स में असिस्ट करेगा। अगले दिन जो प्रिंसेस मीरी के साथ आता है और कूनो को लकीएस्ट बॉय कहता है क्योंकि उसे किंगडम का बेस्ट मेज पढ़ा रहा है। कूनो तुरंत बटरिंग शुरू। हाँ, मैं लकीएस्ट हूं, सबसे हैंडसम मैन मुझे ट्रेन कर रहा है। जो खुश होकर कहता है आज काम हार्ड होगा, इजी नहीं जाने वाला। कूनो सोप ओपरा स्टाइल में सर पकड़कर कहता है अगर इजी गया तो लगेगा तुम मुझसे प्यार नहीं करते। जो फिर क्रीप आउट होकर पैंट्स में रख कहता है और अंदर ले जाता है। अंदर जाकर कूनो का एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है क्योंकि आज का काम है जो के मेसी मेमोज को अच्छी हैंडराइटिंग में डॉक्यूमेंट्स बनाना। कूनो समझ जाता है ये जो का लेजी काम है जो उसने कूनो पर डाल दिया। जो बाकी सबको भगा देता है क्योंकि ये नेशनल सीक्रेट्स हैं। कूनो मेरी से सॉरी कहता है और प्रॉमिस करता है जल्दी फिनिश करके आऊंगा। जो फिर वाटर बेड बनाने को कहता है। कूनो बना देता है। जो बिना बोले सो जाता है। कूनो साइज मारकर काम शुरू करता है। बाहर गजीबो में मेरी आइको को बताती है कि वो पिछले कुछ दिनों से सोर्ड फाइटिंग सीख रही है, लेकिन कूनो को अभी मत बताना। आइको हैरान होती है क्योंकि प्रिंसेसेस के लिए ये कॉमन नहीं, लेकिन चुप रहने को कहती है। मीरी वुडन सोर्ड लेकर दारियो के खिलाफ अरीना में आती है। वो बिगिनर है लेकिन क्विक प्रोग्रेस कर रही है क्योंकि कूनो के लेवल मैच करना चाहती है। उसे पता है कूनो के पास हीरो स्कार है, वो सुपर फेमस होगा, इसलिए वो भी स्किल्ड बनना चाहती है। ऊपर रूम में कूनो ओल्ड पार्चमेंट्स की हैंडराइटिंग डिसाइफर करने में स्टक हो रहा है। जो सोकर फ्रेश होकर उठता है और पूछता है कितना काम हुआ। कूनो कहता है नियरली हाफ वे। जो स्मैक मारता है कि ब्लाइंड पर्सन भी फास्टर करता। कूनो बैक कहता है तेरी हैंडराइटिंग देखकर कोई भी ब्लाइंड हो जाएगा, अर्थवर्म भी बेहतर लिखेगा। जो कहता है मास्टरफुल वर्क को अर्थवर्म से कंपेयर मत कर। कूनो कहता है इनवॉइस भेज दूंगा सारे काम का। जो कहता है ट्रेनिंग हो रही है अभी भी। कहता है बुक से पढ़ी इन्फो जल्दी भूल जाती है, लेकिन हैंड से लिखने से ब्रेन के डीप पार्ट में परमानेंटली सेव हो जाती है। कूनो समझ जाता है वैक्स ऑन वैक्स ऑफ वाली ट्रेनिंग और थैंक्स कहता है। शाम होती है। जो जाने लगता है और कहता है बाकी काम फिनिश कर लेना। कूनो रोक कर पूछता है एक वियर्ड डायग्राम वाला मेमो क्या था? जो कहता है एक्सप्लेन से बेहतर शो करूंगा, कैपिटल आ जाना अगली बार। कूनो एक्साइटेड होकर प्रिंसेस से कहता है सून मिलेंगे। अगले दिन वो ब्लैक टावर जाता है। रॉयल मेजेस उसे देखकर खुश होकर सवालों से घेर लेते हैं। जो आता है और कूनो को अंदर ले चलता है। राय पूछता है डीमन रूम ले जा रहा है क्या? जो इग्नोर करके कूनो से वाटर बेड बनाने को कहता है। सारे नोजी स्टूडेंट्स सो जाते हैं। रास्ते में जो पूछता है मैजिकल वेपन्स के बारे में पता है? कूनो कहता है हाँ, स्पेशल वेपन्स जो यूजर का मैजिक चैनल करते हैं। जो स्टडी का दरवाजा खोलता है। पूरी रूम डस्ट और स्क्रोल से भरी है। कूनो एक्साइटेड होकर सब देखता है। न्यू स्पेल्स डिस्कवर करता है। एक स्पेशल मैजिक बुक मिलती है जो सिर्फ सिलेक्ट रॉयल मेजेस को मिलती है। कूनो कहता है नेपोटिज्म से एक्सेस लूंगा और यहां फॉरएवर रहना चाहता हूं। जो कहता है जरूरत नहीं, अगर चाहेगा तो सब मिलेगा। जो एक बॉक्स दिखाता है जिसमें वो मंथ से मैजिकल टूल बना रहा है। कूनो खोलता है एम्प्टी। जो बताता है डिवाइस बना रहा हूं जो बिना हिले जो चाहो दे दे, जैसे एप्पल चाहिए तो बना दे। कूनो कहता है पैनकेक्स बनाने वाला चाहिए।
जो कहता है तेरे वाटर मैजिक से टेस्टिंग शुरू कर सकता हूं, मार्केट में लॉन्च करेंगे। अर्थ शेल के लिए मेरा, इंट्रिकेट पार्ट्स के लिए टेरा वाटर मैजिक। कुनो एग्री करता है। लंच में हेडमास्टर स्कूल ऑफ विजर्डरी एंड विचक्राफ्ट के बारे में बताता है, जहां वर्ल्ड भर के मेजेस जाते हैं। कुनो एक्साइटेड हो जाता है। जो कहता है अभी सोच मत, ओनली 12 साल से ऊपर एनरोल कर सकते हैं, तू अभी 10 का है। 2 साल बीत जाते हैं। जो कुनो का फाइनल टेस्ट लेता है। जो अर्थ स्पाइक्स शूट करता है। कुनो कंपाउंड मैजिक से वाटर ड्रॉप्स बनाता है, डैमेज सोक करता है और सुनामी बनाकर वापस जो सुमत्सव पर मारता है। जो स्माइल करके कहता है पास्ट। कुनो खुशी से उछल पड़ता है। घर में आई को मैजिक पॉट से फ्रेश पाई बनाती है। मैरी और कुनो कहते हैं फ्रेश आउट ऑफ ओवन जैसा टेस्ट है। कुनो कंप्लेन करता है प्रोडक्ट हिट है, लेकिन एक पेनी भी नहीं मिला, सब जो की जेब में। स्टडी में मैरी कहती है 5 सक्सेसफुल मैजिक डिवाइसेस कोलैबोरेट किए, 5 न्यू मैजिक थियोरीज मैनुअल में रिलीज की। जो कहता है अब डिवाइस की टेंशन मत ले, तू इस स्प्रिंग में 12 का हो रहा है, मैजिक स्कूल के लिए प्रिपेयर हो जा। कुनो मना करता है जो ही काफी है। जो कहता है मैं अर्थ यूजर हूं, वाटर मैजिक ज्यादा नहीं सिखा सकता, स्कूल में बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर मेजेस हैं। मेरी पुश देती है, जा ग्रेट सॉर्सरर बन, मैं भी खुद को बेटर बनाऊंगी, जब मिलेंगे तब फाइन वुमन बनकर मिलूंगी। शाम को जो से फाइनल गुड बाय करके कुनो स्टडी में सोचता है कि इन सालों में आइज इस्तेमाल न करने की आदत पड़ गई। भूल गया अपना बिगेस्ट एम्बिशन, वर्किंग आइज बनाना। वो रियलाइज करता है स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा, ट्रू वाटर मेज से सीखना पड़ेगा। कई दिनों तक ऑब्सेशन में ट्रायल्स करता है। एक सुबह समझ आता है, कॉम्प्लेक्स सोच रहा था, सिंपल है। मिरर बनाओ जो वर्ल्ड रिफ्लेक्ट करे और ब्रेन तक ट्रांसमिट करे। वो काम शुरू करता है। पहली बार आईज खोलता है, सामने व्यू देखता है, आंसू बहते हैं। पहली बार रूम में घूमता है, बुक्स देखता है, विंडो पर जाकर खुद को देखने लगता है। अचानक रिफ्लेक्शन में पीछे जायंट इंसेक्ट मॉन्स्टर दिखता है। सरप्राइज में देखता है क्रैब बस खड़ा है, अनमूविंग। और थोड़ी देर बाद हीरो को एहसास होता है कि ये चीज उसके लिए कोई असली खतरा नहीं है। वो वापस अपनी इन्वेंशन की तरफ मुड़ता है और अपनी मैजिक से अपने सामने एक मिरर बना लेता है। एवर सिंस उसने मैजिक सीखने का फैसला किया था, उसने एक वाव लिया था कि जैसे ही वो खुद के लिए नया सेट ऑफ आईज बना लेगा, वो सबसे पहले उस इंसान को अच्छे से देखेगा जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है, यानी खुद से। वो याद करता है वो सारे पल जब उसके पेरेंट्स और सर्वेंट्स को उसे चोट न लगे, इसीलिए बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती थी। जैसे ही मिरर बन जाता है, वो आखिरकार अपनी आंखें खोलता है और खुद को लंबे समय तक अच्छे से देखता है। वो नोटिस करता है कि वो बहुत लंबा नहीं है, दाढ़ी भी नहीं है, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि वो अभी बच्चा है। फिर वो क्रैब की तरफ मुड़ता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रैब पहले जितना ही म्यूट है, बस खाली नजरों से आगे देख रहा है, शरीर में एक मसल भी नहीं हिला रहा। हीरो आइको को बुलाता है, वो 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करती और आ जाती है, लेकिन वो क्रैब की तरफ देखती भी नहीं, बस हीरो से बात करती रहती है कि उसे कुछ चाहिए क्या। अचानक उसकी नजर एक वियर्ड मैजिकल बॉल पर पड़ती है जो उसके पास तैर रहा है, और ये कि उसकी आंखें अब बंद नहीं, खुली हुई हैं। वो खुशी से तुरंत पूछती है कि क्या उसने सक्सेसफुली वर्किंग सेट ऑफ आइज बना लिया। हीरो मुस्कुराता है और हाँ में सिर हिलाता है। आइको खुशी से उस पर टूट पड़ती है, उसे कंग्रेचुलेट करती है, लेकिन इसमें मैजिकल बॉल हवा में उछल जाता है, जिससे हीरो को काफी चक्कर आते हैं। वो कहती है कि अभी फादर को बताना चाहिए और आज उसके ऑनर में वो फीस्ट बनाएगी। हीरो क्रैब की तरफ फिर देखता है, जो ब्लैंक स्टेयर कर रहा है, और सोचता है कि शायद आइको से कह दे कि इसे कुक करके डिनर में सर्व कर दे। फिर वो आइको की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि उसके सिर पर हॉर्न जैसा कुछ है। वो सीरियसली पूछता है कि क्या उसके सिर पर हॉर्न है। आइको मजाक में कहती है कि हॉर्न तब होता है जब वो गुस्सा होती है, लेकिन खुश होने पर गायब हो जाता है। हीरो समझ नहीं पाता, लेकिन सोचता है कि उसके माइंड में आइको को कभी हॉर्न के साथ इमेजिन ही नहीं किया था। फिर हीरो को लगता है कि अगर वो रिजलर बनना चाहता है तो कोल्ड अप्रोच टैक्टिक्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो तुरंत आइको से फ्लर्ट करना शुरू करता है और कहता है कि हॉर्न उसे बहुत हॉनी लग रही है। आइको को कुछ समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे, तो वो बस बाहर चले जाते हैं। ये हीरो का पहली बार बाहर की दुनिया अपनी आंखों से देखना है। वो फील्ड पर खड़ा हो जाता है और सामने देखता है ग्रासी मेडोज,
दूर पहाड़, बीच में एक कासल। लेकिन सरप्राइज ये कि वो नॉर्मल इंसान जैसा नहीं देख रहा। उसके कलर्स इन्वर्टेड हैं, सेटिंग्स शायद ठीक नहीं कैलिब्रेटेड। सन ब्लैक दिख रहा है, ब्राइट ब्लू स्काई डल पर्पल, ग्रास डेथली पेल ब्लू। हीरो को भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि किताबों में सन ब्लैक नहीं बताया गया, न स्काई पर्पल। आइको पीछे से आती है, उसे कोल्ड से बचाने के लिए क्लोक पहनाती है और कहती है कि पेरेंट्स के मैनर की तरफ चलें गुड न्यूज देने। हीरो आखिरकार वो सवाल पूछ ही लेता है जो उसे परेशान कर रहा था। क्या वो जायंट क्रैब देख सकती है जो उसके पीछे खड़ा है? आइको सोचती है कि हीरो फैंटेसी स्टोरी बना रहा है और कहती है कि स्टोरी में उसे रियली कूल बना देना। हीरो समझ जाता है कि इस औरत से बात करना बेकार है, तो वो क्रैब के साथ मेडोज से गुजरते हुए फादर के मैनर की तरफ चल पड़ते हैं। वो जानता है कि एक्सपेरिमेंट मैसिव सक्सेस है क्योंकि वो अब सब देख सकता है, लेकिन मन में कुछ गड़बड़ खटक रही है। लगता है एक्सपेरिमेंट में कुछ रॉन्ग हो गया और वो जो देख रहा है वो नहीं देखना चाहिए। मैनर में पहुंचते ही वो लिटरली अपने ब्रदर को देखता है। पहले सिर्फ मेटाफोरिकली देखता था, कमेंटर्स अब खुश होंगे। मदर और ब्रदर दोनों बहुत खुश होते हैं कि वो आखिरकार देख सकता है। मदर मुस्कुराते हुए रोने लगती है। ब्रदर उसकी तारीफ करता है कि उसने वो कर दिखाया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन हीरो इन सब पर फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि ब्रदर को वो ब्यूटीफुल विंग्स के साथ देख रहा है जैसे प्राइड परेड से लौटा हो। मदर के आई बॉल्स अलग अलग कलर्स के हैं। वो सोचता है कि दोनों कितने कूल लग रहे हैं, किसी ने कभी ये बात नहीं बताई। वो मदर से कहता है कि वो प्रिंसेस वाली प्ले की हीरोइन जैसी लग रही है। ब्रदर भी कूल है। फिर ब्रदर से पूछता है कि क्या पेरेंट्स डिस्काउंट एंजल्स हैं या क्या, लेकिन इस फैमिली को सवाल का जवाब न देने की बीमारी है। ब्रदर कहता है कि वो सब नहीं जानता। फिर हीरो आइको की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या इस दुनिया में लोगों के विंग्स हो सकते हैं। आइको इंग्लिश टीचर की तरह 67 में मीनिंग ढूंढने लगती है और कहती है कि सब बॉर्न होते वक्त विंग्स लेकर पैदा होते हैं। हीरो ने भी अब अपनी विंग्स फैलाए हैं अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचकर। हीरो समझ जाता है कि वो इडियट से घिरा हुआ है। वो डिसाइड करता है कि क्रैब, हॉर्न, आइज, फेदर्स जैसी चीजें इमटेरियल हैं, सिर्फ वो ही देख सकता है, मतलब कुछ तो रॉन्ग है। अचानक फादर कमरे की तरफ दौड़ते हुए आते हैं। हीरो सोचता है कि फादर कैसे दिखेंगे, लेकिन अनॉयंस ये कि फादर ग्रीन स्लाइम बाथ के बाद निकेलोडियन कंटेस्टेंट जैसे लग रहे हैं। फादर खुशी से कंग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि कैपिटल को तुरंत लेटर भेजेंगे हीरो की सक्सेस के बारे में। फिर सब कमरे से चले जाते हैं, सिर्फ हीरो और ब्रदर रह जाते हैं। हीरो सोचता है अब सवाल पूछ सकता है और पूछता है कि क्या फादर यूजुअली स्लाइम बॉल जैसे रहते हैं। ब्रदर तुरंत कहता है मुंह बंद कर। फादर सुन लेगा तो रो पड़ेगा इतनी ट्रूथ सुनकर। हीरो साई करता है और मुस्कुराता है कि घर की कंबाइंड एक ब्रोकन टेबल लैंप से भी कम है। वो डिसाइड करता है कि सारे क्वीरीज टीचर से पूछेगा। अगली सुबह रॉयल कैरेज कैपिटल से आती है, प्रिंसेस मैरी, सर दारियो और जो के साथ। हीरो दौड़कर नीचे जाता है और मैरी को वार्मली वेलकम करता है। मैरी बहुत खुश है कि हीरो अब देख सकता है, कहती है कि उसने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। हीरो आंखें बंद रखता है क्योंकि फ्यूचर वाइफ को देखने से डर रहा है कि कहीं चॉप्ड ना हो। मैरी कहती है आंखें खोलो, वो उसे एज शी इज देखना चाहती है। हीरो स्लोली आंखें खोलता है। वो उसकी रीगल पॉस्चर देखता है, ब्यूटीफुल ब्लॉन्ड हेयर जो सन में मिलियन थ्रेड्स ऑफ गोल्ड की तरह चमक रही है, और स्माइल जो वेरी डिम्योर और वेरी माइंडफुल है। जब लगा कि फियांसे में कम से कम कोई वियर्ड चीज नहीं, तभी सिर के ऊपर सिंगल फेदर नजर आता है। हीरो एग्जॉस्शन से साई करता है। मैरी सोचती है कि उसे जो दिखा पसंद नहीं आया और इनसिक्योर हो जाती है। हीरो तुरंत रिजलर स्किल सेट यूज करता है और उसे फिर अच्छा फील करवाने के लिए कहता है कि वो डव की फेदर जैसी है जो स्काई में फ्रीली उड़ रही है। तभी डारियो कैरेज से निकलता है और कहता है कि ये डव अब सोर्ड्समैनशिप में हॉक से भी बेहतर हो गई है। हीरो उसके पीछे ब्यूटीफुल इथीरियल सोर्ड नोटिस करता है और पूछता है, लेकिन दारियो सोचता है यूजुअल स्टील सोर्ड की बात हो रही है और उसी के बारे में बताने लगता है। हीरो समझ जाता है कि इथीरियल सोर्ड रियल नहीं, उसकी आंखें ट्रिक्स कर रही हैं। अचानक जो की आवाज पीछे से आती है। हीरो ऊपर देखता है तो गोल्डन लाइट इतनी स्ट्रांग कि कुछ दिखाई नहीं देता। वो आंखें ढककर पूछता है कि क्या वो टीचर हैं, ब्राइटनेस की वजह से कुछ नहीं दिख रहा। जो सोचता है हीरो स्वीट टॉक कर रहा है और कहता है कि वो हमेशा ब्राइट और शाइनिंग प्रेजेंस वाला है। हीरो समझ नहीं पाता कि इन सेल्फ सेंटर्ड इडियट्स को कैसे समझाए।
वो आंखें ढककर जो से कहता है कि अकेले में कुछ डिस्कस करना है। कमरे में ले जाकर सब कुछ बता देता है जो वो देख रहा है। जो हंसता है सिचुएशन की एब्सर्डिटी पर, बिलीव नहीं कर पाता कि हीरो मेरी को सिंगल क्विल वाली लड़की देख रहा है। हीरो कहता है लाइटली मत लो, वो मेरी से शादी नहीं करना चाहता जब क्रैब हमेशा साथ है और मेरी के सिर पर बेवजह क्विल है। जो सोचता है कि सीनरी का कलर अलग देखना भी इश्यू है। वो दो पॉसिबिलिटीज बताता है। एक, वो लोगों की सोल का शेप देख पा रहा है, मतलब क्रैब उसकी अपनी सोल का रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा, सीरियस मैजिक सिकनेस है जो विजुअल हेलुसिनेशंस कॉज कर रही है। जो याद करता है जब वो स्ट्रॉन्ग मैजिकल फील्ड वाले फॉरेस्ट से गुजरा था तो ड्रंक जैसा फील हुआ और वियर्ड क्रीचर्स दिखे। हीरो को लगता है सिमिलर है, लेकिन जो कहता है इनफ डेटा नहीं है डिसाइड करने के लिए। हर एनिमल अलग कलर्स में देखता है, इसका मतलब साइट फ्लॉड नहीं होती, तो हीरो को अपनी विजन को गिफ्ट समझना चाहिए। जब बाहर निकलते हैं तो सन ऑलरेडी सेटिंग है। जो मेरी के फेदर वाली बात पर फिर हंसने लगता है। अगली रात सब हीरो के 12वें बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, जो उसकी लाइफ की नई जर्नी की शुरुआत भी है। अगले दिन वो मैजिकल एकेडमी के लिए निकलने वाला है। फादर उसे न्यू वुडन स्टाफ देते हैं, मदर क्विल सेट। ब्रदर गुड प्लेसेस टू ईट वाली बुक देता है, उस इरा का मिशलिन गाइड। रात में मेरी अपना गिफ्ट रिवील करती है, ब्रेसलेट जिसका मैचिंग पेयर उसके पास है। हीरो कहता है कि उसे बहुत मिस करेगा और प्रॉमिस करता है जल्दी वापस आएगा। दोनों मूनलाइट स्काई के नीचे आखिरी बार हाथ पकड़ते हैं। अगले दिन पूरी फैमिली उसे सी ऑफ करने आती है। मदर रोए जा रही है, लेकिन फादर कहते हैं स्ट्रांग बनो, हीरो को छोड़ना मुश्किल होगा, वो रो सकता है। लेकिन सरप्राइज, ऐसा कुछ नहीं होता। हीरो उन्हें हग तक नहीं करता, सीधे कार्ट पर चढ़ता है और कहता है लेटर फैम। फिर कैरेज में बैठकर चला जाता है, कहता है कि कपल ऑफ इयर्स में वापस आएगा, या शायद नहीं, हु नोज। इसके साथ वो आइको के साथ कंफर्टेबली बैठ जाता है और एकेडमी में मिलने वाले न्यू पीपल के बारे में ड्रीम करने लगता है। सोचता है वहां के सॉर्सरर्स कितने स्ट्रांग होंगे। एवरीवन अपने नॉर्मल लाइव्स में वापस चले जाते हैं। कहीं और एक विलेज में एक यंग बॉय रश करता है अपने ऑन कैरेज को कैच करने के लिए अननोन डेस्टिनेशन पर। मीनवाइल एन अनफेमिलियर चर्च में एक सिस्टर यंग सेंट कॉल्ड रे से कहती है कि मैजिक स्कूल के लिए डिपार्चर के लिए रेडी हो जाओ। कुछ दिन बाद जैसे ही कुनान की कैरेज अपने रास्ते पर जाती है, आइको उससे पूछती है कि मैजिक स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। जानने पर कि अभी भी 1 महीना बाकी है, आइको लॉन्ग जर्नी अहेड से बोर्ड फील करती है। कुनान फिर उसे रिमाइंड करता है कि वे मिडिल में उसके ग्रैंडफादर के हाउस पर स्टॉप बाय करेंगे, बिफोर पूछते हुए कि क्या वे जल्दी गुड बाय कहेंगे। आइको नॉट करती है, कहती है कि वो गेट मैरिड करना चाहती है, जो पॉसिबल नहीं होगा अगर वो उसके साथ मेड के रूप में फॉरएवर रहती है। कुनान वंडर करता है कि क्या कोई तरीका नहीं है उसे अराउंड रखने का। सो आइको उसे कहती है कि मीरा को डिच करो और उसे इंस्टेड मैरी कर लो। ऑफ कोर्स वो ऑफर पर साइलेंट रहता है। सो आइको सब्जेक्ट चेंज कर देती है और कमिंग अप महल पर फोकस करती है। कुछ समय बाद वे महल पर पहुंचते हैं, जहां आइको और कुनान कैरेज से डिसमाउंट करते हैं। एंट्रेंस पर खड़े होकर कुनान रिकॉल करता है 4 साल पहले जब वो महल विजिट किया था। वो वंडर करता है कि वो तब यहां आने की तकलीफ क्यों की। सो आइको उसे रिमाइंड करती है कि वो अपनी पूरी फैमिली को ड्रैग करके सिर्फ एरिया में रूमर्ड मैजिक लाइब्रेरी चेक करने आया था। जल्दी ही कुनान का ग्रैंडपा रीजेंट मेन डोर्स से बाहर निकलता है। कुनान इंस्टेंटली अपने ग्रैंडफादर के एंथुजियाज्म रिटर्न करता है और हग के लिए रश करता है, बट वो रियलाइज करता है कि ग्रैंड डैडी डियरेस्ट के सिर पर कुछ डेमन हॉर्न्स हो सकते हैं। हग से पीछे हटने के बाद रीजेंट कुनान से पूछता है कि उसकी मॉम कैसे कर रही है। सो वो रिस्पॉन्ड करता है कि वो इतनी स्ट्रांग हो गई है कि उसे भी डिफीट कर सकती है। इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑफेंडेड, रीजेंट डिसरिस्पेक्ट के साथ रोल करता है और इंस्टेड कुनान से पूछता है कि मैजिक स्कूल में एडमिशन सेलिब्रेट करने के लिए उसे क्या गिफ्ट पसंद होगा। वाइल रीजेंट यंग ग्रैंडसन को वर्ल्ड की सारी रिचेस ऑफर करता है, इक्सियो पोलाइटली उसे कुनान की मॉम से लेटर हैंड करता है। लेटर पढ़ने के बाद रीजेंट अपसेट फील करता है कि उसका गिफ्ट बजट मामूली $10 लाख तक लिमिटेड हो गया है। कुनान ओल्ड मैन को रिमाइंड करता है कि उसे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट की जरूरत एनीवे नहीं है, बट रीजेंट स्टिल वंडर करता है कि क्या वो मॉम के डिटेक्शन सेंसर से पास स्नीक कर सकता है रियली एक्सपेंसिव गिफ्ट। हाउएवर कुनान टॉपिक चेंज करता है और उसे रिमाइंड करता है कि वो यहां आइको को लिव ऑफ करने और उसकी रिप्लेसमेंट लेने आया है। रीजेंट नॉट करता है और लिव करता है बिफोर रिटर्निंग विद ए यंग गर्ल कॉल्ड रिंको। रिंको ओपनली खुद इंट्रोड्यूस करती है, एडमिटिंग कि वो मेड जॉब सिर्फ इसीलिए ली क्योंकि इट्स पेइंग हर इनफ टू सेव मनी फॉर हर ड्रीम शॉप एंड वेडिंग। उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर देखकर कुनान रियलाइज करता है कि रिंको ट्रूली आइको की लिटिल सिस्टर है।
वो स्माइल करती है और एक्सप्लेन करती है कि आइको ने ही मेड जॉब रेकमेंड किया था उसे बिफोर प्राउडली बोस्टिंग कि वो ऑलरेडी एंगेज्ड है एंड लाइक हर ओल्ड हैग बिग सिस्टर नेरिस बोयम। आइको वंडर करती है कि रिंको ये ब्रिंगिंग अप क्यों कर रही है, सो वो एक्सप्लेन करती है कि वो सिर्फ बाउंड्री सेटिंग कर रही थी कुनान के साथ। कुनान रिंको को रियश्योर करता है कि वो कुछ नहीं करेगा टू स्टैंड हर ऑनर सिंस ही इज गॉट ए फियांस ऑफ हिज ऑन। वो रिंको से कहता है कि व्हाइल वर्किंग फॉर हिम उसके फियांस के साथ कांटेक्ट में रहो और वो ग्लैडली एक्सेप्ट्स हिज ऑफर। रिंको रिवील करती है कि वो अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ शॉप ओपन करना चाहती है, सो शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग द मनी फॉर इट। कुनान चकल करता है, प्लेस्ड की यंगर सिस्टर में सेंस ऑफ ह्यूमर है जस्ट लाइक हर ओल्डर सिस। उसका रिंको से इंट्रोडक्शन होने के बाद कुनान डाइनिंग टेबल पर सेटल डाउन करता है लंच के लिए। जैसे ही वो वेट करता है दोनों मेड्स को टेबल सेटअप करने के लिए, रिंको आइको से एडमिट करती है कि वो एक्सपेक्टिंग नहीं थी कुनान को। इतना इजी गोइंग आई समवन विद ए हीरो का स्कार। आइको उसे सम एडवाइस देती है कि उसे कंट्रोल में रखने के लिए कहती है कि कुनान टेम रहता है एज लॉन्ग एज ही इज वेल फेड। रिंको नॉट करती है और सोचती है कि कुनान के फेवरेट डिशेस बनाएगी उसके लिए। सो आइको सोचती है कि वो न्यू मास्टर के साथ एडजस्ट करने में इजी फाइंड करेगी। वो फिर आंखें बंद करती है, रिकॉलिंग द फर्स्ट टाइम वो कुनान के बारे में लर्नड थी। बैक देन कुनान के पेरेंट्स चाहते थे कि वो उसे सर्व करे सिंस शी वॉज ए मैच्योर गर्ल हु वॉज स्टिल यंग इनफ टू बॉन्ड विद हिम। जैसे ही आइको कुनान के साथ डेज स्पेंड करने लगी, वो ग्रेजुअली उसे ओल्ड ऑब्जेक्ट्स अराउंड हिम टीच करती थी, हेल्पिंग हिम एडजस्ट टू हिज एनवायरनमेंट विदाउट हिज साइट। टाइम के साथ कुनान मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट हो गया एंटिल ही फाइनली क्रिएटेड हिज आर्टिफिशियल सेट ऑफ आईज। प्रेजेंट में आइको सोचती है कि वो लिव ऑन हिज ऑन के लिए मोर देन रेडी है। हाउएवर कुनान ऐसा नहीं सोचता सिंस ही फील्स लाइक he'll be lonely with her gone। रियलाइजिंग दिस आइको रिंको को वार्न करती है कि कुनान स्टिल अ लोनली चाइल्ड है, सो वो उसके बिहेवियर के बारे में केयरफुल हो। फॉर सम रीजन वो कॉम्प्लीटली ऑफ ट्रैक जाती है और अपनी सिस्टर को वार्न शुरू कर देती है कि कुनान के इनोसेंट माइंड को करप्ट मत करना। रिंको आइको को रियश्योर करती है कि उसके पास कोई नॉटी आइडियाज नहीं है कुनान के बारे में, बट वो सोचती है कि वो वुमेन के लिए इजी टारगेट है सिंस ही इज ऑलवेज स्मूथ टॉकिंग देम। इक्सियो सोचता है कि रिंको एक्सेजरेटिंग कर रही है, बट रिंको स्टिल इंसिस्ट करती है कि आइको की सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटरिंग कम्प्लीमेंट्स ने कुनान को अनइंटेंशनल रिजलर बना दिया है। दोनों सिस्टर्स आर्ग्यूमेंट फिनिश करने के बाद कुनान सैंडविच में बाइट करता है जो उन्होंने उसके लिए प्रिपेयर्ड किया था। जस्ट ए सिंगल बाइट के बाद वो शुरू करता है। कुनान ने साधारण सैंडविच के फ्लेवर्स की तारीफ की जैसे वो बहन की कुकिंग टैलेंट का डिवाइन फ्यूजन हो। उसके मुश्किल कॉम्प्लीमेंट को सुनकर रिंगो ने आइको को याद दिलाया कि वो कभी भी महिलाओं के आसपास सुरक्षित नहीं रहेगा। उसके बाद कुनान सोने चला गया ताकि वो दूसरे लंबे सफर के लिए तैयार हो सके। अगली सुबह आइको ने कुनान को उसके सफर के लिए जगाया। वो बेड से उठा लेकिन उससे पूछा कि क्या उसे याद है जब जेनी और फ्लोरा ने उसे छोड़ दिया था। कुनान ने आइको को याद दिलाया कि वो कभी भी उसके बिना सुरक्षित महसूस नहीं करता था और बताया कि वो मैजिक स्कूल जा रहा है बिना परिवार के किसी और के साथ। हालांकि वो खुद आइको के बिना जाने का फैसला लेने वाला था। कुनान अभी भी जानना चाहता था कि क्या वो भविष्य में भी उसके आसपास रहेगी और मिलने के लिए उपलब्ध होगी। आइको ने उसे आश्वासन दिया कि वो उसके दादा के मैंसन में काम करती रहेगी ताकि अगर वो कभी अकेला महसूस करे तो हमेशा उसे देख सके। फिर उसने बताया कि शायद सालों लग जाएंगे फिर मिलने से पहले, इसलिए तब तक वो शादीशुदा हो चुकी होगी और कुछ बच्चों की मां भी। ऐसा कहकर आइको ने कुनान को बड़ा हक दिया और उसे एक आखिरी गुड बाय कहा। जल्द ही कुनान ने अपना सामान तैयार किया और रिंगो के साथ कैरेज पर चढ़ गया। रीजेंट ने उसे रुकने की भीख मांगी उसके साथ रहने के लिए, उसके दादा के जिद्दी स्वभाव को जानते हुए। कुनान कैरेज पर बिना कुछ बोले चला गया नई मंजिल की ओर। जैसे ही कैरेज चलने लगी, कुनान ने रिंगो को धन्यवाद दिया कि उसने उसे सर्व करने के लिए हाँ कहा। फिर वो सोचने लगा कि क्या वो अपने फियांस के बिना कुछ साल ठीक रहेगी। रिंगो ने खुशी से बताया कि उसके फियांस ने इंतजार करने को कहा है क्योंकि वो सोचता है कि उनकी दुकान के लिए पैसा पूरी तरह वर्थ होगा। कुनान को उसकी दुकान के बारे में जानने की उत्सुकता हुई तो रिंगो ने बताया कि वो एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती है। कुनान को उसका चॉइस पूरी तरह रीजनेबल लगा। कुछ दिन बाद कुनान और रिंगो एक छोटे शहर में उतरे जो मैजिक सिटी दृश्य के पास था। जैसे ही वो साथ चल रहे थे, कुनान ने एक दुकान के बाहर रहस्यमयी किताब देखी। बेशक छोटे जादूगर की दिलचस्पी बढ़ गई तो वो दुकान में घुस गया और अंदर की सारी किताबों को देखने लगा। रिंगो सोचने लगी कि वो इतना एक्साइटेड क्यों है जबकि रीजेंट की लाइब्रेरी तो कहीं बड़ी थी। तो कुनान ने समझाया कि उसके दादा के पास मैजिक की किताबें ज्यादा नहीं थीं। रिंगो ने पूछा कि क्या वो दुकान से कुछ किताबें खरीदने वाला है, लेकिन कुनान ने बताया कि अगर वो सिर्फ सोच भी ले तो दिवालिया हो जाएगा। तभी रिंगो को एक किताब पर 5 मिलियन एनिका का शॉकिंग प्राइस टैग दिखा। मैजिक को एक करियर के रूप में कितना महंगा है। ये समझकर कुनान ने उसे बताया कि प्राइस टैग जस्टिफाइड है
क्योंकि हर मैजिक किताब में दूसरे टैलेंटेड मैजिशियंस के अलग अलग एक्सपीरियंस और इंसाइट्स होते हैं। हालांकि रिंगो अभी भी सोचती थी कि किताबें उनके वेट इन गोल्ड के लायक नहीं। जैसे ही रिंगो कुनान से बहस करने लगी, दुकान का ओनर सोचने लगा कि क्या ये दोनों उसकी चीजों में इंटरेस्टेड हैं। कुनान ने बताया कि अभी वो किताबें अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ओनर को समझ आया कि वो स्टूडेंट होना चाहिए। फिर ओनर ने उसे कुछ मैजिक दिखाने को कहा, तो कुनान ने वाटर मैजिक से उसके लिए एक छोटा सा कैट बना दिया। क्यूट क्रिएचर ने तुरंत लड़की को जीत लिया। तो कुनान ने सोचा कि क्या उसके पास भी मैजिक का टैलेंट है। उसने सिर हिलाया और बताया कि वो सिर्फ मैजिक के फील्ड की पैशनेट नॉर्मल इंसान है। फिर वो सिसकने लगी और सोचने लगी कि कुनान जैसे ब्राइट यंग सॉर्सरर्स दृश्यक को मैजिक का शाइनिंग पैराडाइज बना रहे हैं। कुनान सोचने लगा कि क्या दृश्यक में सच में ऐसा कुछ एक्साइटिंग हो रहा है। तो ओनर ने बताया कि होली किंगडम की सेंट इस साल मैजिक अकादमी में एडमिशन ले रही है। पिछले साल दृश्यक को इन्फर्नो प्रिंस और लाइटनिंग बोल्ट सॉर्सरर्स मिले थे। वो सोचती थी कि कुनान जल्दी ही उनके रैंक में शामिल हो जाएगा। फिर ओनर ने अपना सबसे प्रीशियस बुक कुनान को स्पेशल 50% डिस्काउंट पर ऑफर किया। जब कुनान को पता चला कि यह सिर्फ जियोन की किताब का सेकंड हैंड कॉपी है, तो वो शांतिपूर्वक ऑफर इग्नोर करके चल दिया, जैसे वो बेकार हो। ऑनर को शॉक लग गया। बाहर दुकान से रिंगो ने पूछा कि उसने ऐसा स्टील डील क्यों ठुकरा दिया। कुनान ने बताया कि वो किताब पहले से उसके दिल में है और शायद वो खुद ने लिखी होगी। ये रिंगो को कंफ्यूज कर गया, लेकिन वो आगे बिना एक्सप्लेनेशन दिए अगली दुकान की ओर बढ़ गया। वहां वो सॉफ्ट फर कोट्स को चेक करने लगा। ऑनर कंफ्यूज हो गया। दुकान का ऑनर सोचने लगा कि कुनान उसके प्रीशियस फर को क्यों छू रहा है और सोचा कि बच्चा कुछ खरीदे बिना खराब कर देगा। आखिरकार इंस्पेक्शन खत्म होने के बाद कुनान ने सॉफ्ट फर को ट्रायम्फ में उठाया। ओनर ने उसे सामान नीचे रखने को कहा, तो कुनान ने टच करने के लिए सॉरी कहा। उसने बताया कि वो सिर्फ सॉफ्ट फर की टेक्सचर और फील को याद करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए इतनी देर छुआ। फिर कुनान ने ओनर से पूछा कि ये फर किस क्रिएचर का है। उसने जवाब दिया कि ये रेयर ब्लैक फॉक्स से आया है। कुनान ने सिर हिलाया, फिर वाटर मैजिक से ब्लैक फॉक्स बना दिया डेटा यूज करके। शॉक में ओनर को आखिरकार समझ आया कि वो फर को इतना अच्छे से क्यों रगड़ रहा था। उसने वाटर फॉक्स के फर को स्ट्रोक किया। सरप्राइज में पता चला कि ये रियल ब्लैक फॉक्स फर जैसा फील दे रहा है। तो ओनर ने सोचा कि क्या कुनान वाटर मैजिक से कुछ भी रिप्लिकेट कर सकता है। कुनान ने सिर हिलाया, लेकिन याद दिलाया कि वो सिर्फ टेक्सचर्स और शेप्स बना सकता है। ऑनर ने एक पल सोचा और हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या वो वुमन का बॉडी रिप्लिकेट कर सकता है। तुरंत रिंगो का बॉडीगार्ड मोड एक्टिवेट हो गया। उसने ओनर को डांटा कि वो इनोसेंट चाइल्ड के दिमाग में ऐसी गंदी आइडिया कैसे डाल सकता है। जब ओनर सॉरी कह रहा था, वो कुनान को दुकान से बाहर घसीट ले गई ताकि उसकी इनोसेंस खराब ना हो। फिर भी ओनर ने माना कि वो सिर्फ एक महिला से, जिसे वो एडमायर करता है, कुछ कांटेक्ट चाहता था। तो रिंगो वापस लौटकर उसे एक बार और डांटने लगी। आखिरकार रिंगो दुकान से दूर चली गई और कुनान को बताया कि अब उन्हें दृश्यक जाना चाहिए। उसी पल सेंट और उसकी फ्रेंड्स पास की गली से निकलकर आईं। लड़कियां दुकान में घुसीं और ओनर से उसके रूमर्ड फॉक्स फर स्कार्फ के बारे में पूछा। फिर सेंट ने ओनर की गोद में छोटा ब्लैक फॉक्स देख लिया। लड़कियां सोचने लगीं कि उसने इतना रेयर क्रिएचर को कैसे ट्रस्ट करवाया। तो सेंट ने बताया कि यह सिर्फ मैजिक स्पेल है। फिर उसने वाटर फॉक्स को पॉप कर दिया, जिससे ओनर की पैंट पर बड़ा गीला स्प्लॉच हो गया। गरीब आदमी की ह्यूमिलिएशन को इग्नोर करके सारी चर्च लड़कियां इस स्ट्रेंज मैजिक में इंटरेस्टेड हो गईं। सेंट को समझ आया कि इतना लाइफ लाइक दिखने के बावजूद ब्लैक फॉक्स सिर्फ थोड़ी सी मैजिक पावर से बना था, और सोचने लगी कि ऐसा टैलेंटेड मैज कौन कास्ट कर सकता है। कुछ दिन बाद कुनान और रिंगो मैजिक सिटी दृश्यक पहुंच गए। रिंगो पहले कैरेज से उतरी और खुशी से ऐलान किया कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। कुनान ने सिर हिलाया और कैरेज से उतरा पहली बार फेमस मैजिक स्कूल पर नजर डाली। रिंगो ने कुनान को याद दिलाया कि बस कुछ रेस्ट कर लो, क्योंकि अभी शहर में पहुंचे हैं। कुनान को याद आया कि मैजिक स्कूल में डॉर्म सिस्टम है, हर स्टूडेंट के साथ अटेंडेंट रह सकता है। तो वो सोचता था कि रिंगो के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब वो स्कूल के अंदर गए तो रिसेप्शनिस्ट लाइला ने बताया कि स्कूल के डॉर्म्स पहले से फुल हैं। यह सुनकर कुनान को समझ आया कि जियोन ने एडमिशन फॉर्म्स भरते समय ये इन्फॉर्मेशन छोड़ दी थी। इधर ब्लैक टावर में जियोन लंदन के रूम में बोल्ड एंट्री लेकर घुसा। ग्रैंड सॉर्सरर सोचने लगा कि जियोन के पास कुछ सीरियस बात होगी, तो जियोन ने बताया कि वो अपने बिलवेड स्टूडेंट के लिए कुछ चाहता है। दृश्यक में वापस कुनान सोचने लगा कि हाउसिंग की क्या करे। रिंगो ने बताया कि उसके पास जितना पैसा है उससे होटल रेंट कर सकते हैं, लेकिन कुनान ने सोचा कि साथ में घर रेंट करके पैसे बचाएं। फिर लाइला उनके पीछे आई और उन्हें स्टूडेंट्स के लिए रियल एस्टेट एड्स वाला पैम्फलेट दे दिया, जो अकोमोडेशन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हैं। पैम्फलेट की गाइडेंस से कुनान और रिंगो ने स्कूल के सालों के लिए सूटेबल घर ढूंढ लिया। इधर एक रहस्यमय रूम में दो मैजिशियंस बाहर से डायमेंशन में एंटर हुए। उनमें से एक ने मैजिक स्कूल में टॉप स्टूडेंट्स की लिस्ट पेश की और बताया कि कुछ में एडवांस्ड क्लास लेने का पोटेंशियल है। एक पावरफुल मैज ने लिस्ट ले ली। फिर कुनान के प्रोफाइल पर फोकस किया।
मैज ने बताया कि कुनान जियोन का स्टूडेंट है, जिससे रहस्यमयी आदमी की दिलचस्पी बढ़ गई। मैजिक अकादमी में लायला कुनान को उसके एंट्रेंस एग्जाम ग्राउंड्स पर ले गई। रास्ते में कुनान लगातार उसकी तारीफ करता रहा, जिससे गरीब महिला अजीब महसूस करने लगी। जल्दी ही वो टेस्टिंग ग्राउंड्स पर पहुंच गया, जहां दूसरे टॉप एप्लीकेंट्स उसके स्ट्रेंज ब्लाइंडफोल्ड से शॉक हो गए। इधर कुनो ने 3 स्टूडेंट्स के ऑरा को ऑब्जर्व किया और उनके आसपास तरह तरह के यूनिक फेनोमेना देखे। दोनों लड़के ने उसे फ्रेंडली ग्रीटिंग दी, लेकिन कुनान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बजाय इसके वो सीधा सेंट्रे के पास गया और उसके लाइट एट्रीब्यूट को एग्जामिन करने लगा। जैसे ही कुनान लड़की के चेहरे के पास आ गया, वो फेमिलियर बिहेवियर से ऑफेंडेड हो गई। कुनान को अपना क्रीपी बिहेवियर समझ नहीं आया और लाइट एट्रीब्यूट के बारे में कुछ सवाल पूछने लगा, तो सेंट ने उसे पीछे हटने को कहा। फिर भी वो जिद्दी होकर रुकने से मना कर रहा था और उसे उसके सारे यूनिक एबिलिटीज सिखाने के लिए परेशान करता रहा। हालांकि वे सोच रही थी कि लाइट मैजिक सीखने के बाद वो क्या करेगा, क्योंकि वो नहीं सोचती कि कुनान इसे यूज कर पाएगा। उसने क्लेम किया कि लाइट मैजिक सारे दूसरे मैजिक टाइप्स से सुपीरियर है, तो वाटर यूजर होने के नाते कुनान इसे सीख ही नहीं सकता। पीछे दूसरे लड़कों ने सेंट को याद दिलाया कि सारे मैजिक बराबर बनाए गए थे, सोचकर कि उसने उनकी फीलिंग्स हर्ट कर दी। रे ने लड़कों को बताया कि वो उसकी बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि वो नॉर्मल लोगों की तरह इमोशंस फील नहीं कर सकती। लड़के सोचने लगे कि इमोशनलेस होना कैसे पॉसिबल है, तो रे ने बताया कि वो हीरो स्कार है। यह सुनकर कुनान और भी ज्यादा उसके एबिलिटीज में इंटरेस्टेड हो गया। उसने एक बार फिर उसे दिखाने को कहा। जैसे ही रे उसे इग्नोर करती रही, एग्जामिनर्स सोफ और सफी आखिरकार ग्राउंड पर आ गए। कुनान ने तुरंत ध्यान सोफ की ओर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उसके आसपास पावरफुल ऑरा था। फिर सोफ ने खुद को मेन एग्जामिनर और सफी को असिस्टेंट इंट्रोड्यूस किया और सारे स्टूडेंट्स को अकादमी में एडमिट होने पर कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। यह सुनकर बच्चे सरप्राइज हो गए, क्योंकि वो एग्जाम देने के बाद एडमिट होने की उम्मीद कर रहे थे। तो सोफ ने समझाया कि दृशिक स्कूल किसी भी प्रॉपर सॉर्सरर को बिना एग्जाम के एक्सेप्ट करता है। बच्चों ने बताया कि उन्होंने पहले कभी ये रूल नहीं सुना, तो सोफ ने बताया कि ये इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाती है। कुनान निराश हो गया, क्योंकि वो एग्जाम के लिए बहुत पढ़ा था, लेकिन सोफ ने बताया कि वो फिर भी अटेम्प्ट कर सकता है। उसने समझाया कि दृशिक स्कूल में 3 लेवल के क्लासेस हैं। सबसे नीचे फंडामेंटल्स क्लास एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए, फिर टीचर असिस्टेड सेकंड लेवल जहां स्टूडेंट्स को प्रॉपर करिकुलम से मैजिक सिखाया जाता है। आखिरकार एडवांस्ड क्लास जहां स्टूडेंट्स खुद रिसर्च करते हैं, जैसे नॉर्मल पीएचडी प्रोफेसर्स। एडवांस्ड क्लास में स्टूडेंट या तो एग्जिस्टिंग मैजिक स्पेल्स पर रिसर्च कर सकता है, अपना खुद का बना सकता है, प्रोफेसर्स के साथ मैजिक टूल्स पर काम कर सकता है, या जो भी चाहे। यह सुनकर कुनान ने तुरंत एडवांस्ड क्लास पर नजर जमाई। हालांकि सोफ ने वार्निंग दी कि एडवांस्ड क्लास सिर्फ क्रिम ऑफ द क्रॉप के लिए है, तो स्टूडेंट्स को एग्जाम में इनक्रेडिबल रिजल्ट्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। फिर उसने भी बताया कि यहाँ के सारे 4 स्टूडेंट्स एडवांस्ड क्लासेस एग्जाम के लिए इकट्ठा किए गए हैं, क्योंकि उनके टीचर्स ने उनकी एबिलिटीज के आधार पर पर्सनली रेकमेंड किया। कुनान फिर एग्जाम के लिए एक्साइटेड हो गया, जिससे सफी चुपचाप दांत पीसने लगी। उसके आउटबर्स्ट को इग्नोर करके सोफ ने बच्चों को प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए तैयार होने को कहा। सारे बच्चों को लाइन में खड़ा करके उसने एक एक करके आगे बढ़कर अपनी मैजिक एबिलिटीज दिखाने को कहा। पहले हैंक नाम का लड़का आगे आया और बताया कि वो 2 स्टार फायर सॉर्सरर है और 7 मैजिक स्पेल्स यूज कर सकता है। सोफ ने हैंक को अपना बेस्ट स्पेल दिखाने को कहा, तो उसने अपनी वैंड निकाली और एलिमेंट्री फायर स्पेल कास्ट किया। वो हैंक की फायर वैंड से निकलकर सर्कल में घूमने लगी और ग्राउंड पर परफेक्ट स्पाइरल पैटर्न बना दिया। सोफ ने हैंक की फायर मैजिक पर इनक्रेडिबल कंट्रोल की तारीफ की और सफी ने उसके रिजल्ट्स नोट कर लिए। अगला रिया नाम का लड़का आगे आया और बताया कि वो 2 स्टार विंड सॉर्सरर है और 8 अलग स्पेल्स यूज कर सकता है। फिर उसने सबको पीछे हटने को कहा, ताकि उसका स्पेल किसी को हर्ट ना करे। सब पीछे हटने के बाद रिया ने अपना विंड स्पेल कास्ट किया, जो आसपास से बड़ी विंड माना इकट्ठी करके उसे एक सिंगुलर विंड बॉल में कंडेंस कर दिया। आखिरकार रिया ने विंड बॉल को ग्राउंड की तरफ लॉन्च किया, जहां टकराने पर बड़ा क्रेटर बन गया। कुनान ने नोट किया कि विंड बॉल इंटरमीडिएट लेवल का विंड स्पेल है, इसीलिए हैंक के बेसिक फायर स्पेल से ज्यादा माना चाहिए। उसके बाद रे आगे आई और खुद को 3 स्टार लाइट सॉर्सरर इंट्रोड्यूस किया, जो 5 अलग स्पेल्स यूज कर सकती है। रे ने बताया कि हालांकि वो हीलिंग में स्पेशलाइज्ड है, लेकिन यहां कोई इंजर्ड नहीं है, तो बेस्ट स्पेल नहीं दिखा सकती। बजाय इसके उसने ऑफेंसिव लाइट रे स्पेल दिखाया, जो पूरा ग्राउंड तुरंत कवर कर देता है। कुनान उसके एबिलिटी से हैरान हो गया, क्योंकि स्पेल कास्ट हो जाने के बाद उसे बचने का कोई तरीका नहीं दिखा। आखिरकार कुनान की बारी आई अपनी एबिलिटीज प्रूव करने की। वो टीचर्स के सामने आया और खुद को 2 स्टार वाटर मेज इंट्रोड्यूस किया, जो सिर्फ 2 स्पेल्स यूज कर सकता है। यह सुनकर सोफ सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसे बताया गया था कि कुनान इस ग्रुप का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट है। उसने कुनान को 2 रिकमेंडेशन लेटर्स दिखाए, एक मास्टर लंदन का खुद का और दूसरा कुनान के टीचर जियोन का। जियोन का नाम सुनकर हैंक और रिया दोनों सरप्राइज हो गए कि कुनान इतने इनक्रेडिबल मास्टर का स्टूडेंट है।
जैसे ही सफी चुपचाप जियोन के नाम पर स्कॉफ कर रही थी, कुनान ने सोफ से पूछा कि क्या वो जियोन को पर्सनली जानता है। सोफ ने बताया कि जियोन सॉर्सरर्स वर्ल्ड में काफी सेंसेशन है। बेसिकली देश के हर मैजिशियन को उसके बारे में पता है। उसने भी बताया कि जियोन ने उसे चैलेंज लेटर भेजा है जिसमें ऑर्डर दिया कि कुनान का एग्जाम इनक्रेडिबली डिफिकल्ट बनाओ, सिर्फ उसकी एबिलिटीज दिखाने के लिए। कुनान ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सफी ऑनफेंडेड हो गई कि वो स्पेशल ट्रीटमेंट के बारे में इतना कैजुअल है। सोचकर कि कुनान जियोन के इन्फ्लुएंस में प्रिटेंशियस हो गया है, वो सोचने लगी कि सोफ को एग्जाम में उसे पूरी तरह ह्यूमिलेट करके घर भेज देना चाहिए। कुनान सोचने लगा कि वो जियोन की वजह से इतनी गुस्सा है, लेकिन सफी ने किसी ग्रज के होने से इनकार कर दिया। सोफ ने उन्हें इंटरप्ट किया और कुनान के टेस्ट की शुरुआत का ऐलान किया। फिर पीछे मुड़कर रे को क्लोजली वॉच करने को कहा। सोफ ने कुनान को याद दिलाया कि अपने एग्जाम पर फोकस करो। उसके पहले विंड बैरियर उसके आसपास कास्ट करते हुए उसके अपने शरीर पर मजबूत हवा की बाधा उसके चारों ओर घिरने के बाद सोफ कुनान को चुनौती देता है कि वह उस स्पेल को हरा दे। रिया बताती है कि हवा की बाधा एक मध्य स्तर का स्पेल है जो पूरी तरह से मजबूत बचाव देता है, क्योंकि कुनान का तत्व पानी है। उसके स्पेल की कोई भी पानी की बूंदें शक्तिशाली हवाओं से बिखर जाएंगी, तो उसके पास सोफ को हराने का कोई तरीका नहीं है। सोफ सोचता है कि कुनान इस टेस्ट को कैसे पास करेगा, क्योंकि वह सिर्फ 2 पानी के स्पेल्स इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अचानक कुनान पूछता है कि वह उसके साथ इतना आसान क्यों कर रहा है। वह सोचता है कि एग्जाम को थोड़ा और मुश्किल होना चाहिए, लेकिन सोफ उसे कहता है कि पहले इनिशियल टेस्ट पास कर लो बजाय इतनी बड़ी बातें करने के। सोफ की इस टॉन्ट ने आखिरकार कुनान को पूरा जोर लगाने के लिए उकसा दिया और वह अपने वाटर बबल स्पेल से शुरू करता है। हालांकि स्पेल हवा में दर्जनों पानी के बबल्स बना देता है, सोफ कुनान को याद दिलाता है कि सिर्फ बबल बात से वह उसकी विंड बैरियर को नहीं तोड़ सकता। निराश होने की बजाय कुनान अपने स्पेल पर पूरा फोकस रखता है और सभी बबल्स को मल्टीप्लाई करने का आदेश देता है। जल्द ही पानी के बबल्स तेजी से बढ़ते हैं और एक मोटी दीवार जैसी बबल मिस्ट बना देते हैं। एक बार जब मिस्ट पूरी तरह सोफ को घेर लेती है तो कुनान सारी मिस्ट को लाल रंग दे देता है। सोफ समझ जाता है कि वह गिर चुका है, लेकिन वह अभी भी विंड बैरियर के अंदर सुरक्षित सोचता है। हालांकि कुनान कुछ और नहीं करता, बजाय इसके वह खुद के लिए एक पानी की कुर्सी बना लेता है और ऐसे व्यवहार करता है जैसे टेस्ट पहले ही खत्म हो गया हो। वह बताता है कि वह इस मिस्ट बैरियर को 2 दिन से ज्यादा समय तक मेंटेन कर सकता है, लेकिन सोफ अपनी पावरफुल विंड बैरियर को बिना माना खत्म हुए नहीं रख पाएगा। कुनान कुर्सी पर बैठकर सोफ को याद दिलाता है कि उसके टेस्ट में कोई टाइम लिमिट नहीं थी, तो वह पूरे 2 दिन इंतजार करने को तैयार है। सोफ मुस्कुराता है क्योंकि कुनान ने कम थकाने वाले मैजिक स्पेल चुनकर उसे स्मार्टली डिफीट कर दिया है। यह जानकर कि रेड मिस्ट उसे एक न एक तरीके से हरा देगा, वह हाथ ऊपर करके सरेंडर कर देता है। कुनान सीट से कूदकर खुश होता है कि वह पास हो गया। फिर वह सोफ के चारों ओर की रेड मिस्ट को हटा देता है और सोफ भी अपनी विंड बैरियर हटा देता है। कुनान के इतनी आसानी से उसे डिफीट करने को देखकर सोफ मन ही मन मानता है कि जियोन का स्टूडेंट काफी डरावना है। इस बीच कुनान रे के पास जाता है, उसके अच्छे ग्रेस में आने की कोशिश करता है, जबकि सफी रियलिटी को स्वीकार करने में संघर्ष कर रही है। उसके बाद लैला आकर सोफ को याद दिलाती है कि उसका टाइम कम हो रहा है, लेकिन कुनान के रेड मिस्ट से बना विशाल ब्लड लेक उसे हॉरिफाइड कर देता है। कुछ समय बाद कुनान और बाकी स्टूडेंट्स अपने फाइनल असेसमेंट का इंतजार करते हैं एक क्लासरूम में। वहां कुनान रे से कहता है कि वह अपनी लाइट मैजिक को उसके वाटर मैजिक के साथ मिलाए, लेकिन रे सहयोग करने से मना कर देती है। फिर वह उसे डेजर्ट देकर रिश्वत देने की कोशिश करता है, तो सोफ उसे कहता है कि गरीब लड़की को परेशान मत करो। सोफ फिर स्टूडेंट से पूछता है कि फाइनल असेसमेंट के बारे में कोई सवाल है क्या, तो कुनान शिकायत करता है कि रे उसे इग्नोर कर रही है। सफी सोचती है कि कुनान को उसके शेमलेस फ्लर्टिंग के लिए सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सोफ उसे शांत कराता है और कुनान को कहता है कि रे के असेसमेंट से पहले उसे परेशान मत करो। कुनान बैठ जाता है और सोचता है कि उसकी इनक्रेडिबल आर्ट्स ने रे के माइंड को परेशान कर दिया होगा। सफी उसके ख्यालों को रोकती है और फाइनल असेसमेंट शुरू करने का ऐलान करती है। वह हैंक को बुलाती है, जो उठकर उसके साथ क्लास से बाहर चला जाता है। कुनान सोचता है कि फाइनल एग्जाम कौन कराएगा, तो सोफ समझाता है कि हर बार सवाल और एग्जामिनर बदलते हैं। कुनान सोचता है कि क्या वह उसकी विमेन प्रेफरेंस के बारे में पूछताछ करेगा, लेकिन सोफ उसके अनकंफर्टेबल सवाल को इग्नोर कर देता है। फिर कुनान सोफ से पूछता है कि क्या वह विंड मैजिक के बारे में कुछ सवालों के जवाब दे सकता है, क्योंकि वह खुद एक्सपर्ट विंड यूजर है। सोफ सहमत हो जाता है, तो सफी कमरे में वापस आकर रिहा को असेसमेंट के लिए ले जाती है। कुनान अचानक याद करता है कि फाइनल असेसमेंट के बाद वह घर चला जाएगा, तो वह रे को पकड़कर कहता है कि कृपया मेरे साथ ही एक ही क्लास में आओ। कुछ समय बाद सफी आती है और रे को उसके टेस्ट के लिए ले जाती है, तो कुनान सफ के साथ अकेला रह जाता है। सोफ उत्सुकता से कुनान से पूछता है कि अगर एट्रिशन का बैटल फेल हो जाता तो क्या तुम्हारे पास मुझे डिफीट करने का कोई और तरीका था। कुनान मानता है कि हाँ, वह इरोजन और इंटरफेरेंस के कॉम्बिनेशन से भी सीधे डिफीट कर सकता था। सोफ सोचता है कि क्या वह पानी की इंटरफेरेंस से धीरे धीरे उसकी विंड मैजिक को खराब कर देता,
और फिर डिफेंस में घुसकर बाकी बैरियर को डिस्टर्ब कर देता। कुनान सिर हिलाता है। वह सोचता है कि अगर वह सोफ के मैजिक की इनर लेयर्स तक पहुंच जाता तो आसानी से उसका कंट्रोल ले सकता था, क्योंकि पानी में किसी भी मटेरियल को ब्रेक करने की खास क्वालिटी है और विंड मैजिक भी इससे अलग नहीं है। कुनान फिर सोफ को बताता है कि पानी उसके लिए सबसे बेस्ट एलिमेंट है, लेकिन वह अभी इसे साबित नहीं कर सकता क्योंकि उसने अपने मास्टर जियोन को अभी डिफीट नहीं किया है। यह कहते हुए कुनान कमरे के एग्जिट की तरफ चलने लगता है, जहां लौटती हुई सफी उसे देखकर चौंक जाती है। सफी उसे फाइनल असेसमेंट की जगह ले जाती है और एक कमरा खोलकर अंधेरे स्पेस में ले जाती है। कुनान सोचता है कि अंदर क्या है, तो सफी याद करती है कि वह असल में ब्लाइंड है। वह उसे आश्वासन देती है कि कमरे में सॉलिड ग्राउंड है, लेकिन अगर वह असुरक्षित महसूस कर रहा है तो वह अंदर ले चल सकती है। हालांकि कुनान उसकी मदद ठुकरा देता है और खुद अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वह अपना मैजिक आई निकालता है, लेकिन चारों तरफ अनंत अंधेरा ही दिखता है। ठंडी हवा से कुनान समझ जाता है कि वह ओपन ग्राउंड पर है और ऊपर रात का आकाश सितारों से भरा है। अचानक एक बूढ़ी औरत की आवाज गूंजती है और कुनान 7 फिगर्स को देखकर शॉक हो जाता है, जो कहीं से भी प्रकट हो गए। वह बूढ़ी औरत को अपना परिचय देता है। वह मानती है कि वह कुनान में इंटरेस्टेड है क्योंकि वह जियोन का स्टूडेंट है। जैसे ही बूढ़ी औरत कुनान को करीब से देखने आती है, वह उसे कहता है कि पास मत आओ क्योंकि मैं एंगेज्ड हूं। बूढ़ी औरत कहती है कि तुम रे के साथ लगातार फ्लर्ट कर रहे थे, लेकिन कुनान कहता है कि वह सिर्फ मैजिक के लिए बात कर रहा था। फिर बूढ़ी औरत पूछती है कि क्या वह उसकी उम्र के बावजूद सावधान रहेगा। कुनान कहता है कि वह किसी भी उम्र की लेडी से गार्ड पर रहेगा। तो बूढ़ी औरत आखिरकार उसकी इच्छा का सम्मान करती है। फिर वह कुनान से पूछती है कि एग्जाम के दौरान क्या नया सीखा। कुनान उत्साहित होकर सिर हिलाता है और कहता है कि वह सभी नए स्पेल्स के बारे में और जानना चाहता है। यह सुनकर बूढ़ी औरत कहती है कि वह कितना एक्साइटेड है और घोषणा करती है कि वह एडवांस्ड क्लास के लिए क्वालिफाई कर गया है। जैसे ही बूढ़ी औरत उसे फ्यूचर के लिए एडवाइस देना शुरू करती है, कुनान बस अपनी जीत सेलिब्रेट करता है और कमरे से बाहर भाग जाता है, इससे पहले कि वह पूरी कर पाए। बूढ़ी औरत सांस भरती है और याद करती है कि जियोन को उसकी टीचिंग्स मिलने पर कितनी खुशी हुई थी, लेकिन उसका स्टूडेंट उसे पूरी तरह इग्नोर कर गया। इस बीच असेसमेंट हॉल के बाहर सोफ जियोन की रिकमेंडेशन लेटर को फिर से पढ़ता है। लेटर में जियोन गर्व से कहता है कि उसका बिलवेड स्टूडेंट एक इन ए मिलियन जीनियस है जो सोफ से भी आगे निकल जाएगा। जियोन अपने स्टूडेंट के बारे में ब्रैगिंग करने के बाद एस से कहता है कि कुनान अभी बच्चा है तो उसका ख्याल रखना और स्कूल में उसके मास्टर की गलतियों को माफ करना। लेटर पढ़ने के बाद सोफ बाहर देखता है, जहां रिंको कुनान को उसके रूम तक एस्कॉर्ट कर रही है। वह जियोन के शब्दों को याद करता है कि कुनान में लेजेंडरी सिरुअन सॉर्सरर बनने की पोटेंशियल है। इस बीच डार्क एग्जामिनेशन स्पेस में बूढ़ी औरत ग्रे रुआ कुनान के मैजिक आई को याद करती है। अपनी उम्र और अनुभव के बावजूद यह पहली बार था जब उसने ऐसा यूनिक स्पेल देखा। वह मुस्कुराती है और सोचती है कि एक ब्राइट टैलेंट जैसे उसे भविष्य में क्या नई चीजें दिखाएगा। कुछ हफ्ते बाद कुनान के पेरेंट्स रिंगो की लेटर पढ़ते हैं, जो उन्हें मैजिक स्कूल में कुनान की स्थिति अपडेट करती है। हालांकि कुनान के पेरेंट्स खुश हैं कि उनका बेटा स्कूल की प्रेस्टिजियस एडवांस्ड क्लास में आ गया है, लेकिन आर्सन ब्लड गार्डन इंसिडेंट सुनकर गुस्से से भर जाता है। अपने बेटे की लापरवाही की सजा के रूप में वह एक पूरा महीना उसका अलाउंस काटने की कसम खाता है। हालांकि मैजिक स्कूल के स्टूडेंट्स को पता चलता है कि एडवांस्ड स्टूडेंट्स को अलाउंस मिलना वैसे भी मना है, क्योंकि उन्हें खुद पैसा कमाना होता है। यह सुनकर रे प्रोटेस्ट करने के लिए उठ जाती है। वह अपने टीचर्स को बताती है कि उसका गोल मैजिक सीखना है, न कि बिजनेसमैन बनना। हालांकि प्रोफेसर सोफ उसे याद दिलाता है कि अगर वह खुद के बिल्स भी नहीं पे कर सकती तो टॉप सॉर्सरर बनने का कोई चांस नहीं है। उसका फैसला सुनकर रे अपने क्लासमेट से मदद मांगती है और बताती है कि वह खुद और अपने 2 मेट्स को सपोर्ट करने के लिए हर महीने $1 मिलियन आधा डॉलर्स खर्च करती है। बच्चे सोचते हैं कि क्या उसके पास इतना पैसा कमाने का प्लान है, लेकिन रे मानती है कि उसके पास कोई आइडिया नहीं है। कुछ समय बाद सफी स्टूडेंट्स को उनके पर्सनल लैब रूम्स में ले जाती है और समझाती है कि वहां प्राइवेसी में मैजिक प्रैक्टिस या रिसर्च कर सकते हैं। रे पूछती है कि क्या लैब फी भी पे करनी होगी, लेकिन सफी आश्वासन देती है कि लैब फ्री है। हालांकि रिसर्च मटेरियल्स और बुक्स खुद के पैसे से खरीदने होंगे। फिर वह चेतावनी देती है कि भले ही फ्रीडम है, लेकिन अगर क्लास क्रेडिट्स पर्याप्त नहीं कमाए तो एडवांस्ड क्लास से निकालकर 2nd लेवल पर डिमोट कर दिया जाएगा। सोफ के अनुसार क्लास क्रेडिट्स प्रोफेसर्स द्वारा उपलब्धियों के लिए दिए गए पॉइंट्स हैं, तो उन्हें मेहनत करनी होगी। एक्सप्लेनेशन खत्म होने पर सफी स्टूडेंट्स को गुड लक कहती है और कुनान कहता है कि वह पहले से तैयार है। वह बताता है कि उसने जियोन के साथ मैजिक टूल्स बनाने में बहुत समय बिताया है, तो उसके पास कई बिजनेस आइडियाज पहले से हैं। फिर कुनान सोचता है कि जियोन को मैजिक से जुड़ा करियर मिलना कितना लकी था और उम्मीद करता है कि वह अपने मास्टर के फुटस्टेप्स पर चल सके। दूसरे स्टूडेंट्स हैरान हैं कि कुनान फ्यूचर के बारे में इतना गहराई से सोच रहा है। कुनान खुद रे के प्लान्स में इंटरेस्टेड हो जाता है।
वह पूछता है कि क्या उसके पास लाइट मैजिक से पैसा कमाने के कोई अच्छे आइडियाज हैं, लेकिन रे उससे कुछ भी डिस्कस करने से मना कर देती है। उसके बाद कुनान घर लौटता है और अपने वाटर बेड पर आराम करता है। रिंको बताती है कि डिनर तैयार है, लेकिन वह देखती है कि कुनान काफी वॉरिड लग रहा है। कुनान बताता है कि वह रे के बारे में वॉरिड है क्योंकि वह हर मौके पर उसे शट डाउन कर देती है। यह सुनकर रिंको कुनान को गर्ल्स पर एक क्लास ले जाती है। वह कहती है कि लड़कियों के साथ इतना पुशी मत बनो क्योंकि इससे वे आसानी से क्रीप आउट हो जाती हैं। बजाय इसके रिंको रिस्पेक्टफुल अप्रोच सजेस्ट करती है और चेतावनी देती है कि उनसे अकेले मत मिलो। कुनान सहमत हो जाता है तो रिंको सांस भरती है और उसके लेडीज फ्यूचर की चिंता करती है। फिर वह पूछती है कि स्कूल में पैसा कमाने का कोई तरीका है क्या, यह जानकर कि वह सिर्फ अपनी सैलरी की चिंता कर रही है। कुनान आश्वासन देता है कि वह हर महीने उसे पेमेंट कर देगा। इस बीच रे के रूम में वह अपने मेड्स के साथ खाना खाती है। दोनों मेड्स स्कूल की रेस्ट्रिक्शन के बारे में पूछती हैं क्योंकि उनकी यंग लेडी के पास अब उन्हें पेमेंट करने का कोई साधन नहीं बचा है। एक मेड ऑफर करती है कि वह बिना सैलरी के रह सकती है तो रे एक्साइटेड हो जाती है। हालांकि मेड जल्दी पीछे हट जाती है क्योंकि वह सिर्फ पॉलिटिकली बोल रही थी। दूसरी मेड बताती है कि रे अपनी हीलिंग मैजिक को बिजनेस में इस्तेमाल नहीं कर सकती तो पैसा कमाने का कोई ऑप्शन नहीं बचा। अगले दिन स्कूल मेरे चिंता से झुकी हुई चल रही है। हॉलवे में वह देखती है कि कुनान एक क्यू के सामने खड़ा है और हर लाइन वाले से प्रोफेशनल सेल्समैन की तरह बात कर रहा है। रे सोचती है कि क्या हुआ तो हैंक बताता है कि कुनान ने एक बिजनेस आइडिया निकाला जो तुरंत हिट हो गया। इस बीच एक लड़की कुनान से उसके स्पेशल 1 आवर कोर्स के लिए पूछती है। वह सोचती है कि क्या कुनान की सर्विस उसकी नींद की कमी में मदद कर सकती है, तो कुनान तुरंत सिर हिलाता है। फिर वह लड़की को अपने लैब में बुलाता है, दरवाजा खोलता है और बाकी वेटिंग कस्टमर्स को बताता है कि रूम बुक हो गया है। दृश्य देखकर रे इम्प्रेस्ड हो जाती है और यहां तक कि सौफ और सफी भी हलचल देखने आ जाते हैं। एक और कस्टमर के बाद कुनान अपने टीचर्स की तरफ देखता है जो पूछते हैं कि वह क्या कर रहा है। कुनान बताता है कि उसने अपने लैब में एक स्लीपिंग सेंचुरी बनाया है जहां थके हुए स्टूडेंट्स उसके स्पेशल वाटर बेड्स पर गहरी नींद ले सकते हैं। सोफ पूछता है कि कुनान के बेड्स में क्या स्पेशल है, तो वह बताता है कि ये वाटर बेड्स इतने कंफर्टेबल हैं कि जियोन को भी उन्हें मानना पड़ा। सब सोचते हैं कि कुनान को इन बेड्स को मोनेटाइज करने का आइडिया कहां से आया, तो वह याद दिलाता है कि उसने भी जियोन के साथ काम करते हुए अनगिनत रातें बिना नींद के गुजारी हैं। इसीलिए कुनान ने एकेडमी के सभी मैजिक स्टूडेंट्स के बारे में सोचा जो थके हुए और अच्छी शॉर्ट रेस्ट के लिए बेताब थे और उनके लिए यह वाटर बेड सर्विस बनाई। अचानक सोफ कुनान के कंधे पर हाथ रखता है और गंभीरता से कहता है कि टीचर्स के लिए भी एक वाटर बेडरूम बना दो। कुनान को अपने टीचर्स से चार्ज लेने में बुरा लगता है, लेकिन सोफ आश्वासन देता है कि वे खुशी से पेमेंट करेंगे। कुछ समय बाद कुनान के पहले बैच के कस्टमर्स उठते हैं और अपनी शॉर्ट रेस्ट से पूरी तरह संतुष्ट हैं। कुछ समय बाद 3 खूबसूरत लड़कियां कुनान की सर्विस यूज करने आती हैं जो गुप्त रूप से उसकी आइडेंटिटी जानने में इंटरेस्टेड हैं। रात को रे अपने रूम में मेड्स के साथ बैठी है और बिजली का बिल भी अफोर्ड नहीं कर पा रही है। एक मेड सोचती है कि क्या टीचर से कंसेशन मांग सकती है, लेकिन रे बताती है कि उसने पहले ही ट्राई किया और फेल हो गई। फिर वे पूछती हैं कि क्या पैसा कमाने का कोई तरीका ढूंढा। रे थोड़ा हिचकिचाती है, फिर बताती है कि उसके पास सिर्फ कुनान से एडवाइस मांगने का ऑप्शन है। कुनान का नाम सुनते ही दोनों मेड्स रे को बॉयफ्रेंड होने का मजाक उड़ाने लगती हैं। रे कहती है कि कुनान सिर्फ उसके साथ काम करना चाहता है, तो मेड्स पूछती हैं कि बाकी क्लासमेट्स उसके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। रे मानती है कि वे सब चाहते हैं कि वह उसके साथ काम करे, लेकिन वह एक वुमनाइजर से मदद मांगने में हिचकिचा रही है। अगले दिन भारी मन से वह कुनान के लैब में जाती है और यह सोचकर इंसल्टेड फील करती है कि उसे उसकी मदद मांगनी पड़ रही है। कुनान खुशी से मदद करने को तैयार होता है, लेकिन रे कहती है कि वह कभी नहीं चाहती थी क्योंकि डर थी कि वह अनअप्रोप्रिएट फेवर मांगेगा। कुनान वादा करता है कि वह कभी हरास नहीं करेगा और कहता है कि सफी को लैब में बुला लो। एक बार सफी आ जाती है तो कुनान समझाता है कि वह किसी लेडी के साथ अकेला नहीं रहना चाहता था ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। रे इम्प्रेस्ड होती है कि वह इतना थॉटफुल है और कुनान पूछता है कि वह अपनी हीलिंग पावर से पैसा क्यों नहीं कमा रही। रे बताती है कि उसकी हीलिंग पावर्स उसके लैंड की सीक्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वह उन्हें मटेरियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती। कुनान फिर सोचता है कि क्या वह मैजिक रिपोर्ट्स लिखकर पैसा कमा सकती है। हालांकि वह नोट करता है कि एक स्टूडेंट की रिसर्च प्रोफेसर जितनी वैल्यू नहीं रखती तो रे इससे ज्यादा नहीं कमा पाएगी। फिर कुनान रे की प्यूरिफिकेशन एबिलिटी के बारे में सोचता है और पूछता है कि क्या वह इसे यूज करके प्रोडक्ट्स। रे सहमत हो जाती है तो कुनान अपनी मैजिक की मदद से मैजिक टूल्स बनाने का ऑफर देता है। आश्चर्य में सफी कुनान को याद दिलाती है कि अगर उसके मैजिक टूल्स में से कोई सफल हो गया तो उसे रे के साथ सारे प्रॉफिट शेयर करने पड़ेंगे। कुनान मान जाता है, लेकिन वो रे के साथ भविष्य में अपने काम के फल शेयर करने से कोई दिक्कत नहीं मानता। फिर वो सेंट से पूछता है कि क्या वो उसके साथ काम करेगी और वो हाँ कह देती है। इसके बाद कुनान प्रोफेसर शूर्या को अपने लैब में बुलाता है जो उसके वाटर बेड सर्विस के लिए थैंक यू कहती है।
फिर वो क्लास में जाती है और रे के पास आकर बताती है कि वो भी लाइट सोर्सरर है। सूर्या अंदर आ जाने के बाद सफी बहाना बनाकर कमरे से निकल जाती है। सूर्या कुनान को एक छोटा बॉक्स देती है जिसमें अजीब सी सीड्स हैं। कुनान बॉक्स खोलता है तो रे तुरंत पहचान जाती है कि ये सेक्रेड शिशिला हर्ब्स हैं। कुनान बताता है कि वो अपने लैब में शिशिला उगाएंगे, लेकिन रे तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि शिशिला सिर्फ होली लैंड्स में उग सकती है जहां लाइट माना की भरमार हो। कुनान सहमत होता है और बताता है कि उसने शिशिला और होली लैंड्स पर पहले काफी रिसर्च की थी। उसे पता चला कि नॉर्मल सॉइल को प्यूरिफिकेशन मैजिक से ब्लेस किया जाए तो उसे होली सॉइल में बदला जा सकता है। कुनान रे को याद दिलाता है कि उसके पास सैंक्टम स्पेल है जो वैसा ही असर कर सकता है, और सफी भी सोचती है कि उसका हाइपोथेसिस काम कर सकता है। आखिरकार रे उसके एक्सपेरिमेंट को ट्राई करने के लिए मान जाती है और हाथ जोड़कर सैंक्टम स्पेल शुरू करती है। जल्दी ही रे से गर्म रोशनी निकलने लगती है और वो सॉइल को लाइट की बैरियर से ढक देती है। जल्द ही मिट्टी में दबी शिशिला सीड्स अंकुरित होने लगती है जो कुनान की थ्योरी को सही साबित कर देती हैं। स्पेल पूरा होने के बाद रे अपनी आंखें खोलती है। तुरंत सफी और कुनान दोनों उसकी ब्रिलियंट अचीवमेंट पर तारीफ करने लगते हैं। कुनान सब कुछ नोट्स में लिखने लगता है जैसे कोई लैब फ्रीक हो। रे को आखिरकार समझ आ जाता है कि कुनान कभी उसे हिट ऑन नहीं कर रहा था। अचानक कुनान पूछता है कि क्या वो उसके साथ डेट पर जाना चाहेगी, तो रे तुरंत अपनी पुरानी सोच पर लौट जाती है। फिर वो पूछती है कि वो उन हर्ब्स का क्या करेगा जो उसने उगाई हैं। कुनान बताता है कि वो उन्हें प्रोसेस करके मेडिसिनल पिल्स बनाएगा। वो खुलासा करता है कि सेक्रेड हर्ब से बनी अच्छी बैच की पिल्स आसानी से $1 मिलियन से ज्यादा में बिक सकती हैं। रे हैरान रह जाती है कि वो उसके खर्चे चुकाने के बारे में सोच रहा था। वो इम्प्रेस्ड फील करती है क्योंकि कुनान ने इतने कम समय में उसकी एबिलिटीज से इतना पैसा कमा लिया। कुनान को समझ आ जाता है कि वो उसे घूर रही है तो वो चिढ़ाने लगता है। रे उसे याद दिलाती है कि भ्रम में न रहे। सूर्या कुनान को उसके $1 मिलियन बचाने पर बधाई देती है। रे सोचती है कि वो क्या बात कर रही है, तो सूर्या बताती है कि शिशिला की सीड्स खरीदने में करीब 1 मिलियन लगते हैं। रे को आखिर समझ आता है कि कुनान ने सीड्स अपनी जेब से खरीदी थीं। वो सोचती है कि अगर उसकी मैजिक फेल हो जाती तो कुनान क्या करता। कुनान कुछ नहीं कहता और सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स में मदद के लिए थैंक यू कहता है। रे थोड़ा मुस्कुराती है और उसे परेशान करने के लिए सॉरी कहती है, लेकिन कुनान सोचता है कि थैंक यू बेहतर होता। रे मान जाती है, थैंक यू कहती है। फिर दोनों हर्ब्स उगाने पर लौट जाते हैं। थोड़ी देर बाद शिशिला प्लांट्स पूरी तरह ब्लूम कर जाते हैं। इसके बाद सूर्या बच्चों की मदद से फूलों को मेडिसिनल पेस्ट में पीसती है। कुनान उनके साथ एक बैच मेडिसिनल पिल्स बना लेता है। पिल्स तैयार होने के बाद वो उन्हें ड्रग स्टोर ले जाते हैं। एप्रेजर पिल्स को ध्यान से देखता है और कहता है कि ये सब 2 मिलियन से ज्यादा के हैं। रे राहत की सांस लेती है तो कुनान उसे अपनी मेड्स के साथ सेलिब्रेट करने ले जाता है। रेस्टोरेंट में कुनान सबका खर्चा पे करने का ऑफर देता है। मेड्स थैंक यू कहती हैं और उसकी जेनरोसिटी एक्सेप्ट कर लेती हैं। इसके बाद उसे अफसोस होता है क्योंकि मेड्स ने सिर्फ फूड पर कुछ 100,000 उड़ा दिए। स्कूल के हॉल्स में वापस जाते हुए कुनान हैंक और रिया से मिलता है। वो समझता है कि लड़कों को मदद चाहिए, लेकिन कहता है कि वो सिर्फ महिलाओं की मदद फ्री में करता है। फिर लड़कों को अपने एक्सपेरिमेंट्स में शामिल होने को कहता है। इधर कुनान के स्लीपिंग लैब में पहले वाली 3 लड़कियां आराम भरी नींद के बाद जाग जाती हैं। तीनों एक दूसरे से सतर्क रहती हैं क्योंकि सब कुनान के लिए यहां आई हैं। 1 महीने बाद कुनान अपने स्लीपिंग बिजनेस में नया एडिशन जोड़ता है, एक हेयरलेस राइट प्लशी। वो इस राइट को प्रोफेसर को दिखाता है और पूछता है कि क्या वो भी इसके मैजिक इफेक्ट्स ट्राई करना चाहेंगी। सॉफ्ट टॉय से एडिक्ट होने से बचने के लिए मना कर देती है और सफी भी वैसा ही करती है। कुनान दोनों से एक्सक्यूज लेता है और स्लीप लैब में वापस चला जाता है। जब वो चला जाता है तो प्रोफेसर पिछले 1 महीने में स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पर बात करती हैं। 1 महीना गुजरने पर सॉफ सोचती है कि कुछ नई फैक्शंस अब नए स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए मूव करेंगी। जैसे उसके पॉइंट को साबित करने के लिए 3 सुंदर लड़कियां सॉफ के रूम में आती हैं और कुनान के बारे में पूछती हैं। सॉफ बताती है कि कुनान पहले ही निकल चुका है, तो लड़कियां उसे सर्च करने चली जाती हैं। इधर कुनान अपने नए राइट प्लशी को कस्टमर्स को एडवर्टाइज कर रहा है। ये क्विक सक्सेस बन जाता है और सारे कस्टमर्स पैकेज में राइट ऐड कर लेते हैं, फिर सोने चले जाते हैं। कुनान उन्हें डिसमिस करने के बाद गार्डन में कुछ खाना पकते महसूस करता है। वो विंडो से देखता है तो हैंक को बेकन पकाने की कोशिश करते पाता है। कुनान बाहर जाकर हैंक की कुकिंग में मदद करता है। 3 लड़कियां अभी भी उसे ढूंढ रही हैं। कुनान हैंक को याद दिलाता है कि ओपन फ्लेम पर बेकन कभी अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि बेकन को लो फ्लेम पर धीरे पकाना चाहिए। हैंक हाँ कहता है, लेकिन बताता है कि फायर मैजिक से कांस्टेंट लो टेम्परेचर रखना उसके लिए मुश्किल है। कुनान चुप रहता है, फिर हैंक को गुड लक कहता है। इसके बाद वो रिया को चेक करने जाता है जो विंड मैजिक से उड़ने की कोशिश कर रहा है। रिया ग्राउंड से लिफ्ट हो जाता है लेकिन कंट्रोल खो देता है और तेजी से गिरने लगता है। कुनान उसे अपने वाटर बेड से पकड़ लेता है। रिया लाइफ बचाने के लिए थैंक यू कहता है, लेकिन कुनान कहता है कि इतनी ऊंचाई से पहले फ्लोटिंग प्रैक्टिस करो। कुछ समय बाद दोनों लड़के अपनी स्किल्स प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। कुनान उनके साथ कैफेटेरिया जाता है। वो शेफ से कहता है कि हैंक के बर्न्ट बेकन से सैंडविच बनाए।
शेफ सोचता है कि इतना खराब मीट भी खाया जा सकता है, लेकिन कुनान कोई फूड वेस्ट नहीं करना चाहता। सैंडविच मिलने के बाद बच्चे क्लास में खाने जाते हैं। रास्ते में वो रे से मिलते हैं जो लंच के लिए ज्वाइन हो जाती है। कुनान खुश हो जाता है सोचकर कि शायद रे उसे पसंद करने लगी, लेकिन रे बताती है कि वो सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि कुनान हमेशा फ्री में खाना खिलाता है। लड़के सैंडविच का बाइट लेते हैं, लेकिन बर्न्ट बेकन सब खराब कर देता है। रे भी ट्राई करती है और इतना बुरा फेस बनाती है कि सब सोचते हैं वो उल्टी कर देगी। इधर कुनान के स्लीपिंग लैब के बाहर 3 लड़कियां सोचती हैं कि यही इंतजार करने का बेस्ट जगह है। जल्दी ही कुनान लंच से वापस आकर कस्टमर्स की देखभाल करने लगता है। जैसे ही वो दिखाने लगता है, 3 लड़कियां आकर ऑडियंस रिक्वेस्ट करती हैं। दूसरे कस्टमर्स उन्हें टर्न का इंतजार करने को कहते हैं, तो वो सबसे पीछे लाइन में लग जाती हैं। बाकी कस्टमर्स के बाद आखिरकार लड़कियों की बारी आती है। वो राइट प्लशी के बारे में क्यूरियस होती हैं, तो कुनान बताता है कि ये परफेक्ट स्लीप की कुंजी है। क्यूट टॉय देखते ही लड़कियां अपनी मिशन भूल जाती हैं और वाटर बेड्स पर लॉक की तरह गिर पड़ती हैं। अगले दिन हैंक फिर बेकन ग्रिल करने की कोशिश करता है। वो याद करता है कि कुनान आसानी से मैजिक कंट्रोल करके लो और कांस्टेंट रख सकता है। हैंक अपनी मैजिक एबिलिटीज पर एनवी फील करता है। रिया भी फ्लोट करने में धीरे धीरे हैंग लेने लगता है। इधर रे अपनी तरफ से शिशिला हर्ब्स उगा रही है। सफी उसकी एबिलिटीज से इंप्रेस्ड है, लेकिन रे पूछती है कि स्कूल बच्चों को मैजिक से पैसे कमाने के लिए क्यों मजबूर कर रहा है। सफी सांस लेती है, फिर पूछती है कि क्या रे ने पहले कभी ऐसा किया, क्योंकि उसके जैसे बच्चों ने सिर्फ मैजिक पढ़ी और प्रैक्टिस की। सफी बताती है कि ओपन वर्ल्ड में ऐसे बच्चे स्ट्रीट्स में शेडी ट्रिक्स्टर से स्कैम हो जाते, इसलिए मैजिक स्कूल सभी स्टूडेंट्स को मैजिक से काम करने और नॉर्मल सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करने को मजबूर करता है, ताकि बड़े होकर वो फंक्शनिंग पार्ट बन सकें। रे समझ जाती है इंडिपेंडेंट होने की जरूरत। सफी उसके जवाब से खुश है और उम्मीद करती है कि रिया और हैंक भी सफल होंगे। रे कहती है कि मास्टर कुनान के साथ वो आसानी से कर लेंगे। सफी याद करती है कि स्कूल फैक्शंस ने रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया है। वो पूछती है कि क्या किसी ने रे को ज्वाइन करने को कहा। सेंट सिर हिला देती है। फिर सफी पूछती है कि दूसरे बच्चों को कोई स्काउट किया, लेकिन रे वही जवाब देती है। स्कूल के दूसरे हिस्सों में कुछ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स सोचते हैं कि उनके रिक्रूटमेंट पार्टनर्स कहां स्लैकिंग कर रहे। इसके बाद रे अपने क्लासमेट्स को इकट्ठा करके रिक्रूटमेंट ड्राइव्स पर डिस्कस करती है। कुनान सीखता है कि मैजिक स्कूल में स्टूडेंट फैक्शंस हैं, जहां लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स एक दूसरे की मदद करते हैं। 3 सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्शंस हार्मोनी, एबिलिटी और रेशनैलिटी हैं। कुनान सोचता है कि फैक्शन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फ्री रहना पसंद करता है। हैंक कहता है कि कई एक्सपेरिमेंट्स में दूसरे सोर्सरर्स की मदद चाहिए, तो फैक्शन ज्वाइन करना बहुत मदद कर सकता है। रे बताती है कि स्कूल के पहले महीने में फैक्शंस को रिक्रूटिंग से रोका गया था, ताकि नए स्टूडेंट्स एडजस्ट हो सकें। अब रेस्ट्रिक्शन हट गई है, तो सभी फैक्शंस फ्री हैं। कुनान पूछता है कि क्या वो किसी फैक्शन में रिक्वेस्ट करके ज्वाइन कर सकता है। बच्चे हाँ कहते हैं। हैंक बताता है कि वो हार्मोनी ज्वाइन करेगा, जबकि रे और रिया को कोई आइडिया नहीं। सब फ्यूचर को लेकर वरी हो जाते हैं, तो कुनान उन्हें लंच पर फोकस करने को कहता है। हैंक ब्रैग करता है कि इस बार हीट राइड कर ली, लेकिन सब सैंडविच खाते हैं तो अभी भी टेस्ट से डिसगस्टेड हो जाते हैं। हैंक सोचता है कि क्या गलत हुआ, तो कुनान कहता है कि अगली बार फ्लेवर पर ध्यान दो। इधर बड़े फैक्शंस के 3 लीडर्स को पता चलता है कि कुनान ने उनके रिक्रूटर्स को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो खुद उसे रिक्रूट करने निकलते हैं। स्कूल हॉल्स में तीनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। रैशनैलिटी का लीडर बेल और शिडो को ग्रीट करता है। सब कहते हैं कि वो कुनान के पीछे हैं, तो कंपटीशन डिसाइड करते हैं कि कौन पहले रिक्रूट करेगा। स्कूल गार्डन में हैंक कुकिंग परफेक्ट करने में थक जाता है। कुनान याद दिलाता है कि फेल करने पर पेमेंट नहीं मिलेगा। हैंक फिर ट्राई करता है। कुनान रिया को चेक करता है। रिया फ्लोट कर पा रहा है, तो कुनान उसके चारों तरफ कुशनिंग वाटर बबल बना देता है। रिया कुनान की एबिलिटीज से हैरान रह जाता है। वो याद करता है कि विलेज में वो सबसे टैलेंटेड था, लेकिन कुनान जैसे जीनियस के आगे अब भी बहुत दूर है। कुनान उसे थॉट्स से बाहर निकालता है। रिया अपनी पुअर फैमिली के लिए बेस्ट करने को तैयार हो जाता है। कुनान चिढ़ाता है कि सब रिकॉर्ड करेगा, जिसमें फेलियर्स भी होंगे। अचानक पास में एक्सप्लोजन की आवाज आती है। तीनों फैक्शन मास्टर्स फ्री फॉर ऑल ड्यूल में खड़े हैं। बेल अपनी अर्थ मैजिक से शुरू करता है कि एबिलिटी फैक्शन कुनान की टैलेंट्स को नरिश करने के लिए बेस्ट है। शिडो कहता है कि कुनान की एबिलिटीज हार्मोनी फैक्शन के लिए सूटेड हैं। लुलू दोनों को याद दिलाती है कि कुनान ने जीनियस मैजिशियन जॉन के अंडर पढ़ाई की है, तो रैशनैलिटी ज्वाइन करना उसके लिए बेस्ट है। जैसे तीनों आर्ग्यू करते हैं। कुनान दूर से एक्सप्लोजन्स देखता है और सोचता है कि ऑल आउट बैटल कितना मजेदार होता। इधर हैंक बेकन के साथ स्ट्रगल करता रहता है। अचानक कुनान आता है और पूछता है कि मीट क्यों नहीं पका रहा।
हैंक कहता है कि टेम्परेचर लो रखने की कोशिश कर रहा है। कुनान कहता है कि कुछ नया ट्राई क्यों नहीं किया। वो बताता है कि फायर में अलग कलर्स और स्मेल्स हो सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करो कि कौन सा बेस्ट टेस्ट दे। हैंक सोचता है कि फायर को ऐसे मैनिपुलेट करना संभव है। कुनान उसे पूरा जोर लगाने को कहता है, फिर सॉफ्ट विंडो से पुकारती है एक थके प्रोफेसर की मदद के लिए। कुनान जाने लगता है। हैंक पूछता है कि इतना क्रिएटिव जियोन से सीखा। कुनान बताता है कि यह ट्रिक उसके फर्स्ट टीचर ने सिखाई थी। जब वो चला जाता है तो हैंक फ्लेम के साथ एक्सपेरिमेंट करता है। मैजिक यूज करके कलर और स्मेल चेंज करता है। फिर हर्ब स्मेल ऐड करके फ्लेवर देने का आइडिया आता है और नई ट्रिक से बेकन पकाने लगता है। जबकि हैंक सोचता है कि इस बार सक्सेस हो जाएगा, एक हार्मोनी फैक्शन का स्टूडेंट उसे ज्वाइन करने को कहता है। रिया स्कूल में फ्लाइंग करते हुए वॉल्स और रूफ्स से टकराता रहता है। एक हार्ड क्रैश के बाद रैशनैलिटी की लड़की उसे बेहतर फ्लाइंग की टिप्स देती है। इसके बाद कुनान और क्लासमेट्स फिर लंच के लिए इकट्ठा होते हैं। इस बार हैंक के सैंडविच अच्छे टेस्ट करते हैं क्योंकि न बर्न थे न फ्लेवर के बिना। रे भी हैंक की कुकिंग की तारीफ करती है। कुनान अलग मीट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने को कहता है। हैंक बताता है कि फिश मटन सब ट्राई किया, लेकिन कुनान कहता है कि सब नहीं खा सकते, तो बाकी मीट कैफेटेरिया ले जाते हैं जहां शेफ खुशी से क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीद लेता है। बाद में क्लास जाते हुए रे रिया से पूछती है कि फ्लाइंग ठीक से सीख गया। रिया हाँ कहता है और बताता है कि रैशनैलिटी की लड़की ने मदद की। कुनान कहता है कि अगर फुली मास्टर कर ले तो आसानी से कुरियर बिजनेस शुरू कर सकता है। रिया आइडिया के लिए थैंक यू कहता है और क्लासमेट्स को बताता है कि वो रैशनैलिटी फैक्शन में ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा था। हैंक ने भी एक्सप्लेन किया कि उसे हार्मोनी में इनवाइट मिला था, जबकि रे ने सबको बताया कि उसे एबिलिटी ज्वाइन करने का इनवाइट मिला है। यह सुनकर कुनान को समझ में आया कि वो अकेला है जिसे अभी तक इनवाइट नहीं मिला है। हैंक हैरान हो गया, लेकिन रिया ने सबको याद दिलाया कि तीनों फैक्शंस अभी भी लड़ रहे हैं ताकि तय हो सके कि कौन पहले उसे इनवाइट करेगा। स्कूल के मैदान में वापस तीनों फैक्शन लीडर्स अपनी फाइट के बाद उठने की कोशिश कर रहे थे। बेल सबसे पहले उठ गया, इसलिए उसने घोषणा की कि एबिलिटी सबसे पहले कुनान को इनवाइट करेगी। शिदो ने दूसरा स्थान स्वीकार कर लिया, जबकि लुलू ने खुद को किस्मत के हवाले कर दिया। शिदो ने बताया कि लुलू फाइट के दौरान नुकसान में था। नुकसान के बावजूद लुलू हार मानने वाला नहीं बना और तीसरा स्थान स्वीकार कर लिया। ओन ऑर्डर तय होने के बाद बेल ने अपने फैक्शन की सबसे बड़ी लड़कों को आकर्षित करने वाली लड़की को बुलाया ताकि कुनान को रिक्रूट करने की मिशन शुरू करे। सब्सक्राइब कर लो अगले पार्ट को मिस न करने के लिए और अगला वीडियो देखो।